Good afternoon, everyone. If I'm audible clearly, you can just confirm. Any one of you? Yes, sir, you're audible. Okay, okay, thank you. So this session we are doing. This is a repetition of the session we did last week, and in that we learned about the study techniques, especially the planning, and some techniques to memorize the things, and also the answer writing. So these all things we will cover again for recording, and those of I can see that some of you have joined online, so you can ask the questions. Okay, at the end of the presentation, you can ask the questions, and we will take that. So let us start the session now. You can see the presentation now. One of you can confirm that. Yes, sir. Yeah, yeah. Okay, thank you. So, this is one of the most important session that we have done in the session that we have covered in the last few weeks. So, I consider this as the most important session. So, because this is in this session, I will not talk about what subjects to read and how to read those subjects. Rather than I will be trying to explain you uh, what are the techniques that we can apply and how we can plan our study sessions. ठीक है तो how to do that planning, कैसे हम planning को करेंगे और कैसे हम पढ़ाई करेंगे, इस बात पे हम ज़्यादा जोर देंगे, इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे rather than कि क्या पढ़ाई करना है. ठीक है तो this is a very important session because this is very famous quote by Benjamin Franklin कि if you fail to plan you are planning to fail. ठीक है अगर आप ठीक से प्लान नहीं कर पाते हैं तो दैट मीन्स दैट आप फेल होने की प्लानिंग कर लिए हैं. ठीक है तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करें एंड इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट अबाउट प्लानिंग, यू हैव टू एग्जीक्यूट दोज प्लान्स. ठीक है उसको एग्जीक्यूट करना है बहुत अच्छे से और उसको इम्प्लीमेंट करना है. तो व्हाई डू यू नीड टू प्लान. ठीक है फर्स्ट विल कवर द प्लानिंग एस्पेक्ट्स. ठीक है तो हम अपने स्टडीज़ को या वीकली प्लानिंग या मंथली प्लानिंग को कैसे करेंगे. तो सबसे पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें प्लानिंग करना क्यों चाहिए. ठीक है तो एज यू विल बी नोइंग कि 98% ऑफ कैंडिडेट्स फेल इन द प्रिलिमिनरी स्टेज इट्सेल्फ. ठीक है तो यूपीएससी इतना डिफिकल्ट है कि 5 लाख लोग जो बैठेंगे उसमें अबाउट 98% विल बी एलिमिनेटेड एट द फर्स्ट स्टेज. ठीक है और ओनली अबाउट 10,000 विल बी एबल टू मेक इट टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज मेंस. तो इसलिए चूंकि कंपटीशन काफ़ी इंटेंस है तो यहाँ पे दोज पीपल हु आर एबल टू प्लान देयर स्टडीज. ठीक है अच्छे से प्लान कर पाएंगे और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं. तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और ये एक बहुत ही हरक्यूलियन टास्क हो जाता है, बहुत ही भारी टास्क हो जाता है सारे सब्जेक्ट को टाइम से ख़त्म करना और रिवाइज करना. तो इफ़ यू हैव नॉट प्लान इन एडवांस, आपने पूरे शुरू से नहीं सोच के रखा है कि किस टाइम पे क्या पढ़ाई करेंगे और किस टाइम पे रिवाइज करेंगे, फिर तो क्या होगा कि लास्ट में यू विल हैव read many things but you will not be able to properly revise those and reproduce or recall that in the examination hall. तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों फेल करते हैं. ठीक है तो इसमें से जो भी फेल करें ऐसा नहीं है कि दे हैव नॉट स्टडी. ठीक है ऐसा नहीं है कि दे डू नॉट नो द रिसोर्सेज, कहाँ से पढ़ाई करना है कैसे पढ़ाई करना, एवरीवन नोज दिस. ठीक है मोस्ट ऑफ द पीपल डू नो अबाउट दीज थिंग्स. तो सारे रिसोर्स जानते हैं, क्या पढ़ाई करना है जानते हैं, बट स्टिल दे विल नॉट बी एबल टू प्लान ऑल द subjects and execute those plan. Even if some of aspirants do plan but they are unable to execute those plan. तो plan is only as good as you are able to implement. ठीक है अगर वो केवल पेपर पे रह गया तो उसका कोई काम नहीं है. ठीक है तो आई विल टेल यू इन डिटेल कि कैसे उसको प्लानिंग को एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करना है. एंड और लास्ट पॉइंट इज दैट कि व्हाट आई ऑब्जर्व इन लवासना कि जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुल होते हैं तो दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. ठीक है
they also take different subject in the mains stage, ठीक है, for optional, and some of them do take uh, different uh, sorry, हाँ, तो दे टेक दे गिव एग्जाम थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, बट ऑल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज वन कॉमनैलिटी, ठीक है। तो सब में एक बात जो है वो कॉमन होता है कि दे आर इफेक्टिव प्लानर्स, वो बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी जो होता है, दिस इज कॉमन टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु हैज क्लियर दिस एग्जाम। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यू डेवलप डेक्स्टरिटी इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग थिंग्स, ठीक है। तो when you are preparing for UPSC civil service, तो time will be the most precious commodity, ठीक है। तो आपके लिए टाइम जो है, क्योंकि दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट बिलियंस, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट दोज हु हैव वेरी हाई IQ दे विल बी एबल टू मेक इट, ऐसा कुछ नहीं है। इवन द जनरल IQ, इवन द एवरेज एंड इवन द बिलो एवरेज IQ पीपल हैव क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स। तो दिस इज नॉट अबाउट your intelligence, but it is about your hard work, and by hard work it means that कि how much time you will invest, ठीक है। तो it is about that those people who are able to invest more time, ठीक है, in the right direction, they will get ahead। तो that is why this is very very important that you learn the art of planning and time management। सो ये डेली का वीकली का कैसे शेड्यूल बनाना है, इफ़ यू लर्न दिस एंड यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट दिस, तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी अदर डिफरेंशिएशन that can be crucial in this competition, ठीक है। तो this is the most crucial aspect of your preparation। तो now the question is how we are going to plan, ठीक है। तो generally I suggest कि 1 year before the prelims you start doing this planning for 1 year। तो इसमें when you will be starting the preparation, you will not be knowing all the subjects that you are going to read, ठीक है, and you will not be able to give appropriate time to all the subjects। तो this will be one problem when you are starting। तो just you can get some rough idea, and I will also help you in this regard। In one of the session I will conduct कि yearly planning में कैसे subject को divide कर सकते हैं। तो you can take help of that also, but yearly planning should be like a rough sketch, ठीक है। Just few suggestion I can give that leave last 2 to 3 months especially for the revision। Don't plan for reading new things 3 months before the prelims। तो इतने समय आपको रिवीजन के लिए कर दीजिए, एंड जस्ट बिफोर दैट यू प्लान इन सच ए वे दैट यू आर एबल टू कंप्लीट ऑल द सब्जेक्ट्स। देन द मोस्ट एप्ट यूनिट फॉर प्लानिंग दैट इज 1 week, ठीक है। तो यू कैन नॉट प्लान फॉर 1 month and 1 year and execute that, you have to plan for every week। And if you are able to plan every week and execute those plan, and you will be gradually developing your knowledge base in all the subjects। और जब आप 30 से 40 वीक करेंगे, तो if you are able to successfully plan and execute those 30 to 40 weeks, you will be easily able to cover all the subjects of UPSC, ठीक है। जितना भी UPSC का सब्जेक्ट है सारा खत्म हो जाएगा, और नो मैटर हाउ एवर बर्डनसम नाउ इट लुक्स। तो इफ़ यू आर एबल टू डिवाइड इट इन वीक्स, तो इसको आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो एवरी संडे, दिस इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस व्हाट आई यूज टू डू कि आई यूज टू प्लान फॉर होल द वीक। पूरे वीक का मैं प्लानिंग कर लेता था ऑन संडे। ऑन संडे आई वुड प्लान फॉर होल ऑफ द वीक। तो देन व्हाट वुड हैपन दैट कि फॉर होल ऑफ द वीक आई वुड बी नोइंग इन एडवांस कि मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आई एम वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड आई एम वॉन्डरिंग व्हाट आई हैव टू स्टडी एंड आई एम इन्वेस्टिंग टाइम इन जस्ट फिगरिंग आउट
बिकॉज देर आर मेनी सब्जेक्ट्स, तो आपको पढ़ने के लिए समय मिला, नाउ योर तो इसमें काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो जाएगा कि अभी क्या पढ़ाई करना है, ठीक है, और उसको कितने देर पढ़ाई करना है। दिस ऑल द डिसीजंस, एवरी टाइम यू मेक ए डिसीजन, तो आपका विल पावर इसमें इन्वेस्ट होता है। तो इट इज़ बेटर दैट इफ़ यू आर एबल टू प्लान फॉर होल ऑफ द टाइम ऑफ द वीक इन एडवांस। तो संडे को पूरा हमने प्लानिंग कर लिया कि नेक्स्ट वीक को हम कैसे करेंगे, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि कैसे पूरा वीक का प्लानिंग करना है। और जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दैट वीक, और वो जो प्रिपरेशन का जो हिस्सा हमने, लाइक इफ यू हैव प्लान फॉर सर्टेन चैप्टर्स ऑफ द पॉलिटी एंड और द इकोनॉमी, ठीक है, तो वट एवर वी हैव प्लान, नाउ आवर फोकस शुड बी ऑन कंप्लीटिंग दोज planned items, ठीक है। because in UPSC syllabus there are lots of materials and lots of ground that we have to cover। तो इसमें it is very important that we are able to break those huge amount of materials that we have to cover into small and graspable amount, ठीक है, that we can do in 1 week, we can take that and learn that in 1 week। तो once you have planned for that week, so like whatever chapters we have planned, we will forget that other chapters also exist in the book, ठीक है, हम भूल जाएंगे कि और कोई चैप्टर है। we just have to focus on those chapters and which we have planned for that week, okay। So and last point is that you have to execute the planning to greater than 90% efficiency। so whatever we have planned, many times it will happen that we will be not be able to complete all the chapters because there will be two things. One, there may be distraction, unknown distraction that we may not be knowing in the advance, and second is that there may be deficiency in our planning approach, ठीक है। तो whatever time we have planned, in that we can only do 3 chapters, but actually because we did not know that, तो we have planned for 4 chapters, तो ऐसा होगा कि एक चैप्टर छूट जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ट्राई टू डू मैक्सिमम ऑफ दैट वट एवर वी हैव प्लान, ठीक है। तो इफ विल गो बाय दिस वे, तो इट विल ऑलवेज ट्राई टू रीच मोर देन 90% efficiency while completing the weekly plan। So what are the tools that we can use for planning? So one tool is Google Calendar। this tool I use for time planning, ठीक है। But this calendar I did not use during my UPSC preparation because at that time I had made some Excel sheet and planning into that। So I will also show you that कि वो उसमें कैसे प्लान कर सकते हैं। तो इवन इफ यू यूज दिस गूगल कैलेंडर दैट इज़ फाइन। तो इसका फ़ायदा है कि यू कैन एक्सेस इन मोबाइल फ़ोन एंड यू विल गेट रिमाइंडर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेशन। तो एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस कि आपको पढ़ाई करने के बाद उसमें कितना अच्छे से पढ़ाई कर पाए, दैट यू कैन कमेंट इन द सेशन इटसेल्फ। लाइक सी ऑन द राइट साइड दैट दिस इज calendar of some person who has planned some things in during the weeks। तो यहाँ पे आपको इट विल शोइंग कि आपने क्या क्या प्लान किया है, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस कैलेंडर ऑल्सो। तो और यू कैन यूज द एक्सेल सीट। तो इसका जो इसके बिहाइंड जो फिलॉसफी है, कोर फिलॉसफी है फॉर दिस कैलेंडर एंड दिस टाइप ऑफ प्लानिंग, दैट इज कॉल्ड टाइम ब्लॉकिंग, ठीक है। तो टाइम ब्लॉकिंग क्या है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और क्यों ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट वी विल अंडरस्टैंड। तो टाइम ब्लॉकिंग का पहला कॉन्सेप्ट है कि वी हैव टू फिक्स वन टास्क फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। जैसे इन दिस कैलेंडर वी कैन सी दैट द प्लानिंग person, he has planned meeting with the marketing team from 9 to 10 a.m. So what he has done, he has fixed the time, he has fixed the task and he has fixed the time, ठीक है। तो now we are sure that he is not going to start the meeting at 8:45, or meeting will not end at 11 a.m. It will end at 10 a.m. So now whatever discussion that this person has to do, he has to complete within 1 hour। तो इस ये लिमिट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है काम को लेकर के। ही कुड हैव जस्ट प्लान कि 9 a.m. में वी विल मीट द मार्केटिंग टीम। तो ऐसे में हो सकता है कि 11-12 बजे तक ये मीटिंग चलता रह जाएगा, ठीक है।
तो what happens that there is one Parkinson law. Parkinson law says that कि works expand according to the available time. ठीक है, तो जो काम होता है, काम इज नॉट, वो फिक्स नहीं होता है। जो आपका काम होगा वो टाइम के हिसाब से एक्सपेंड कर जाएगा। तो व्हाट टास्क यू कैन एक्चुअली डू इन 1 आवर, अगर उसके लिए आपको 3 घंटा समय है, तो व्हाट विल हैपन दैट टास्क विल एक्सपेंड यू, तो आप उसको करने में 3 घंटा लग जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ब्लॉक दैट टाइम। टाइम को हम लिमिट करें कि इतने ही देर में हमको करना है, ठीक है। और दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कि हम मल्टीटास्किंग कभी नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग इज ए मिथ। Multitasking overthinks कि we can do 3-4 times at a single point of time. That is not possible, right? तो जैसे कि you must have seen the advertisement कि don't talk on mobile phones while driving. क्यों? क्योंकि हमारा अटेंशन दो जगह एक साथ नहीं हो सकता है। इफ़ वी आर ऑन द फोन तो वी में मिस अटेंशन फ्रॉम द रोड, तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो अवर अबिलिटी टू फोकस हम कहाँ पे अपना अटेंशन रख सकते हैं, दिस इज़ वेरी लिमिटेड। और यहाँ पे अगर हम अच्छे से एक जगह पे फोकस कर रहे हैं तो वी विल नॉट बी हैविंग स्पेस टू गिव अटेंशन टू अदर थिंग्स। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि वी ब्लॉक द टाइम फॉर सर्टेन टास्क, और उस टाइम पे उस टास्क पे फोकस करें और अपने फोकस को दूसरी जगह पे शिफ्ट ना करें। तो एक समय में एक ही काम करना है, ये भी इस टाइम ब्लॉकिंग मेथड का द दिस इज एट द कोर ऑफ द दिस टाइम ब्लॉकिंग मेथड। एंड फॉर डूइंग एनी इंपॉर्टेंट टास्क जहाँ पे आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है, यूनिडायरेक्शनल फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन इज नीडेड। तो आपको केवल उसी चीज़ के बारे में उस वक्त ध्यान देना होगा। यू हैव टू लर्न टू फोकस ऑन द टास्क दैट वी आर डूइंग, ठीक है। तो व्हेन वी आर स्टडिंग वट एवर सब्जेक्ट वी आर स्टडिंग, लेट्स से assume that we are studying polity and we have planned polity for from 9 to 10 am. So then at during those duration we have to uh, try and bring our attention to that subject itself and that chapter itself that we are reading. So what happens that our ability to focus is not that good, and also we can improve with practice. अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने फोकस करने की एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिकॉज दोज पर्सन हु कैन नॉट फोकस, तो उसके लिए काफ़ी स्टडी करना और कोई भी एक काम को करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये यूनि डायरेक्शनल फोकस को इम्प्रूव करने की कोशिश करना है, एंड वी विल लर्न हाउ वी कैन डू दैट। और दिस टाइम ब्लॉकिंग मेथड इज यूज बाय मेनी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, जैसे कि इलन मस्क, you must be knowing, last week he was the richest person on the planet earth, and he's owner of the Tesla and SpaceX and many other companies. So he's one of the most busy guy on the planet, ठीक है। तो he just not only owns those company but actually runs it. He is the CEO of those company, and उन्होंने मतलब from step one he has read this company और he still runs it. तो वो ये टाइम ब्लॉकिंग का मेथड यूज करते हैं, एंड विच आई लेटर फाउंड आउट कि बिल गेट्स वो भी यूज करते हैं, एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्चुअली ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ दिस टाइम ब्लॉकिंग मेथड, बिकॉज वो अपने डायरी में उसमें टाइम ब्लॉकिंग करके टास्क को कंप्लीट करते थे। तो this is very successful method. I did not know about this what is time blocking, but with my experience I myself developed some methodology कि कैसे एक समय में एक काम को करना है, और later I found out that कि many other people also use this method. So this is the exercise which I used to during my preparation. So from first week itself, when I quit my job and started full-time preparation for UPSC civil service, that was in July 2018, and from that time till the prelims, which held on 2nd June 2019, I was using this weekly planning sheets. दिस सीट आई हैव डेवलप माई सेल्फ, मैंने खुद से ये सीट को डेवलप किया था। दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस टाइम ब्लॉकिंग, और उसमें आई ट्राई टू ऑप्टिमाइज वट एवर टाइम आई हैड इन माई वीक, और उसको मैं, इफ यू विल सी दैट माई 1 second,
So if you see this, my day used to start at 5:15 a.m. and it would end at approximately about 10 to 10:15 a.m. ठीक है. तो this is the rough ये this was not the at the starting first week में मेरा ये नहीं था. This was slightly different, but yeah, roughly 80 to 90% this was the same. तो इसमें क्या रहता है कि what is the specialties or the characteristic of this planning sheet कि इसमें I have planned for if you can see that I've planned in 2 hour session. ठीक है. I would study from 5:15 to 7:15 a.m. Then I will take 15-minute break. Then I will do another session from 7:30 to 9:30. So दो घंटे का सेशन है and in between those there are breaks for 15 minutes. तो इस तरह से I have done like 7 to 8 सेशन ऐसे दो घंटे का एक्चुअली 7 सेशन दो घंटे का ये करना होता है. ठीक है. बट दिस दैट काउंट्स टू अबाउट 14 आवर्स ऑफ स्टडीज. तो ऐसा नहीं है 14 घंटे नहीं पढ़ाई करते थे डेली. तो देर आर सर्टन कैच इन दिस. तो इसमें क्या होता था, आई यूज टू यूटिलाइज पोमोडोरो मेथड. तो पोमोडोरो मेथड में क्या व्हाट हैपेंस कि यू हैव टू स्टडी फॉर 25 मिनट्स, then you have to take a break for 5 minutes. Again I will be studying for 25 minutes. तो for one session if you see, तो जैसे GS1 on Monday you can see that there in those 2 hours I have planned like 1 2 3 4. Actually these 4 are the pomodoros. ये 4 क्या हैं, पोमोडोरो हैं. तो I would do 4 pomodoros. तो 25 minutes into 4 that will about 100 minutes. तो in 2 hours that is 160 minutes. 120 minutes. I would be studying only for 100 minutes और 20 minutes तो उसमें पोमोडोरोस के बीच में ब्रेक रहेगा. एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ सेशन आई विल बी हैविंग ब्रेक फॉर दिस 15 मिनट्स. तो इस तरह से काफ़ी ब्रेक ले लेके पढ़ाई करना है. ठीक है. एंड व्हाट इन द ब्रेक्स आई वुड डू द अदर थिंग, जैसे ब्रेकफास्ट करना है या नहाना है या फिर आई हैव टू टेक ए वॉक, वट एवर द अदर थिंग्स दैट आई हैव टू डू दैट आई वुड डू इन द ब्रेक. तो ये ब्रेक के टाइम में ऐसे करेंगे. एंड इन द इवनिंग अबाउट 6 इफ़ यू सी दैट 6:30 से 7 ये आधे घंटे का ब्रेक है. शुरू में इट यूज टू बी ए लिटिल बिट लॉन्गर, 45 मिनट्स का रहता था. तो इन दैट आई वुड डू द योगा. शाम को मैं थोड़ा योगा कर लेता था. एंड तो दैट बिकॉज ऑफ दैट आई वुड बी फ्रेश अगेन. क्या होगा कि आफ्टर रीडिंग फॉर लाइक 7 to 8 आवर्स तो हमारी इफिशियंसी थोड़ी सी कम हो जाती है. तो व्हाट हैपन्स दैट देन यू शुड टेक ए लॉन्गर ब्रेक फॉर लाइक 45 to 1 minutes to 1 hour ब्रेक यू कैन टेक. और उसमें देन यू कैन डू सम अदर थिंग्स लाइक यू कैन डू योगा और इवन प्ले द स्पोर्ट्स. ठीक है. 1 घंटे के लिए, नॉट मोर देन दैट. इतना टाइम यू कैन टेक अवे फ्रॉम स्टडीज व्हेन यू आर डूइंग फुल टाइम स्टडीज. ठीक है. तो इसमें दिस सीट में तीन कैरेक्टरिस्टिक है. पहला है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग. तो इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग मेथड इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि वट एवर वी आर एबल टू मेजर ओनली दैट वी कैन इम्प्रूव. ठीक है. व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड. तो आपको स्टडीज़ को भी ऐसे मेजर करना है. जैसे ऐसे खाली प्लान कर लिया एक बार और फिर पता चला कि वी वोक अप एट द 7 AM इन द मॉर्निंग एंड ठीक देन वी थॉट कि अब हाँ ठीक है कल से वी विल वेक अप एट 5:15. तो ऐसे नहीं करना. वी हैव टू ट्रैक द परफॉर्मेंस. हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू मेजर इट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. ठीक है. ऐसे क्वालिटेटिव नहीं कि आज अच्छा पढ़ाई किया आज खराब पढ़ाई किया, जैसे ऐसे नहीं करना. वी हैव टू मेजर. तो व्हाट आई डिड आई क्वांटिफाई ऑल माई स्टडीज. इसको मैंने क्वांटिफाई कर दिया. तो फॉर एवरी पोमोडोरो आई विल मार्क. ठीक है. जैसे कि फॉर 25 मिनट आई स्टडी फ्रॉम 5:15 टू लेट से 5:40, ये 25 मिनट का पोमोडोरो हुआ. तो आई वुड इमीडिएटली मार्क आउट ऑफ 3 मार्क्स. तो 3 में से जैसे कि आई हैव डन द पोमोडोरो वेल आई विल गिव 3 मार्क्स. अगर उतने अच्छे से नहीं कर पाए तो लाइक इफ़ यू आर एबल टू रीड लाइक 15 to 20 मिनट्स तो 2 मार्क्स दे दिए. अगर बहुत थोड़ा ही पढ़ पाए 5-10 मिनट ही पढ़ पाए तो आई वुड गिव 1 मार्क्स. अगर पूरा ही छोड़ दिया लाइक वी डिडेंट वेक अप और वी डिडेंट स्टडी एनीथिंग तो 0 मार्क्स दे देंगे. तो इन दैट वे तो क्या होगा कि ऑल दिस मार्क्स यू कैन ऐड एट द एंड ऑफ डे एंड यू कैन एक्चुअली सी कि कितना हमारा टोटल मार्क्स था एंड व्हाट एक्चुअली वी कुड एबल टू अचीव. तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
और द मोमेंट वी हैव डन द पोमोडो 25 मिनट की स्टडी खत्म हुई, उसी वक्त हमको मार्क देना है कि कितना 3 मार्क्स मिला है, 2 मार्क्स मिला कि, और एंड आल्सो इट शुड आल्सो डिपेंड ऑन कि हमारा कितने फोकस से प्रिपरेशन कर पाए। तो इससे क्या होता है कि देयर विल वन वन प्रेशर और रेदर देन प्रेशर आई वुड से दैट कि एक रेगुलरिटी आपकी स्टडीज में आएगी एंड आपकी फोकस भी इम्प्रूव होगा यहाँ पे एंड आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। और यहाँ पे इन द दीज आवर्स यू विल बी एबल टू गिव मैक्सिमम अटेंशन। और दिस विल आल्सो चैलेंज कि आपको कंटिन्यूसली डेली परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करने के लिए एक चैलेंज भी मिलेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इट कि आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज द व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि फिक्सिंग द टाइम फॉर ए टास्क। तो इसमें इफ़ यू हैव सीन इफ़ यू सी दिस शेड्यूल तो यू विल सी दैट कि एक जैसे GS1 को मैंने 5:15 से 7:15 प्लान किया है फॉर एवरी डे। फिर GS2 के लिए 7:30 टू 9:30 मैंने प्लान किया। तो इसमें दिस इज नॉट सब्जेक्टिव व्हाट आई हैव टू रीड इन GS1 दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिसाइड ऑन द मंडे मॉर्निंग। अब ऐसे 5:15 को उठ के आई विल नॉट डिसाइडिंग कि GS1 में क्या पढ़ाई करना, दैट आल्सो क्या कंटेंट पढ़ाई करना है GS1 में, वो भी मैं संडे को ही प्लान में कर लूँगा। व्हाट व्हेन आई विल वेक अप ऑन द मंडे मॉर्निंग आई विल बी एग्जैक्टली नोइंग कि अभी जो है मुझे GS1 की पढ़ाई करनी है एंड आई हैव टू डू दैट चैप्टर इन द GS1। Actually what the planning sheet that you see here, it is actually at the very advanced stage, काफ़ी advanced stage में है। तो initially what you do कि ऐसे मतलब GS1 2 3 ऐसे 2-2 घंटे में सब्जेक्ट चेंज मत कीजिए। what you can do and what I used to do, मैं कैसे प्लान करता था कि I would take approx 3 सब्जेक्ट in 1 week। तो जैसे मैंने पॉलिटी, लेट्स से मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स लिया है, तो व्हाट आई विल डू दैट कि उसमें मैं मंडे और ट्यूसडे को फर्स्ट 3 सेशंस 5:15 टू 7:15, फिर 7:30 टू 9:30 एंड 9:45 टू 11:45, ये तीनों जो है मैं एक सब्जेक्ट के लिए प्लान करूँगा, ठीक है। तो लेट्स से और जैसे मंडे और ट्यूसडे को पॉलिटी प्लान कर लिया, वेडनेसडे थर्सडे को मॉडर्न हिस्ट्री एंड देन नेक्स्ट 2 डे इकोनॉमी को, ठीक है। संडे को आई विल नॉट बी स्टडिंग, संडे को आई विल टेक टेस्ट एंड लुक एट द आंसर ऑफ द टेस्ट। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन व्हेन एट दैट टाइम कैसा शेड्यूल दिखाई देता था। टाइम फॉर्मेट अप्रॉक्सीमेटली यही था। तो व्हाट विल हैपन दैट कि मंडे को मैं शुरू के 6 घंटे में जो भी प्लानिंग है पोमोडोरोज 24 पोमोडोरोज, दैट आई विल बी इन्वेस्टिंग ओनली ऑन पॉलिटी में जो भी प्लान किया हो वो पढ़ लिया। देन फ्रॉम 12 to 2 PM व्हाट आई वुड डू कि आई विल रीड न्यूज़पेपर, उसमें न्यूज़पेपर को पढ़ लिया और देन सम न्यूज़पेपर को पढ़ के थोड़ा सा अगर करंट अफेयर्स भी या DNS देख लिया उस टाइम में कर लिया। और उसके बाद देन फ्रॉम 2:14 to 4:15 आई वुड डू ऑप्शनल के लिए थोड़ा पढ़ाई कर ली। फ्रॉम 4:30 to 6:30 फिर उसमें no what I would do that 2:15 to 4:15 I would do दिस करंट अफेयर्स में रेस्ट जो रह गया अदर देन न्यूज़पेपर जो भी डेली करंट अफेयर्स है या फिर जो रिवाइज करना है दैट आई वुड डू। और 4:30 to 6:30 इस टाइम में आई वुड डू द ऑप्शनल और अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही कुछ था, ठीक है। फ्रॉम 6:30 आई वुड टेक ए ब्रेक अबाउट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे। फिर वॉट एवर टाइम आई विल स्टार्ट वो फिर जैसे अगर 7 से 9 होगा दैट वुड बी ओनली 1 और 2 घंटे का सेशन होगा। इन दिस वे वी विल बी एबल टू कंप्लीट 2 आवर्स सेशन, ठीक है। तो 7 से 9 बजे तक और 9 से 10 बजे से फ्री हो जाते थे। तो 7 से 9 व्हाट आई वुड डू 7 to 9 PM आई वुड डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिवाइज ए लिटिल बिट ऑफ करंट अफेयर्स। तो इस तरह से मेरा चलता था। फर्स्ट 6 आवर्स में क्या किए, read the static topics, then next 2 hours में I would do the newspaper and DNS, then in next 2 hours I would do the current affairs, and for next 2 hours I would read this my optional that was political science, and the last 2 hours what I would do कि मैं इसको आंसर राइटिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँगा। दिस वॉज द वे। ऐसे मंडे और ट्यूसडे को पॉलिटी कर लिया, देन आई वुड मूव टू द नेक्स्ट डे। तो वाई एक्सप्लेन यू ऑल दिस कि ये जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि रिपीटेशन ऑफ टाइमिंग इन द शेड्यूल। तो
इन दिस वे इफ यू आर प्लानिंग यू आर सीइंग दैट यू आर नॉट चेंजिंग द टाइम, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमने रोज हैबिट बना लिया कि 12 से 2 बजे के बीच में ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें जो 4 पोमोडोरोस होगा। तो इससे क्या होगा, दिस इज दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम एक टाइम में एक काम को करने की आदत को लगाएं, ठीक है। इससे क्या होता है, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको जो ये पढ़ना जो है या फिर जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, इट विल कम इनटू योर हैबिट। तो अगर आपने 1-2 वीक ऐसे फॉलो कर लिया, तो उसके बाद इट विल लाइक यू विल ऑन ऑटोमेटिक मोड। आपको ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा एट द टाइम 12 PM आप मतलब एक हैबिट बन जाएगी, यू विल स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, आप डाउनलोड करेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। तो व्हाट हैपन्स दैट इफ यू आर डूइंग दिस इन this way, following this schedule in this way, तो what will happen that the studying will become your habit। तो ये टाइम जो फॉलो करने का है ये आपके हैबिट में आ जाएगा। तो यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट, बिकॉज व्हेन यू विल स्टार्टिंग द शेड्यूल तो आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। दिस विल नॉट कम ऑटोमेटिकली टू यू, ठीक है। ऐसे हैबिट, बिकॉज डेवलपिंग एनी फॉर डेवलपिंग एनी हैबिट, न्यू हैबिट, you have to struggle with yourself। आपको बहुत, if you want to wake up every day at 5:15 a.m. this is not very easy, at least in the beginning। तो अगर आप कल से शुरू करेंगे तो मे भी अलार्म नहीं बजेगा, और बजेगा भी तो उठने का मन नहीं करेगा, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। बट व्हाट इफ यू आर एबल टू डू दैट फॉर नेक्स्ट लेट्स से 15-20 डेज, आपने नेक्स्ट 2 वीक डेली 5:15 में उठ गए, तो ऑन द थर्ड वीक यू विल नॉट फेस एनी इशू इन वेकिंग अप एट 5:15 लाइक दैट, बिकॉज ये आपकी हैबिट हो जाएगी। इवन इफ यू डोंट पुट ऑन द अलार्म, आप अलार्म नहीं भी लगाएंगे फिर भी आपकी नींद ऑटोमेटिकली 5:15 में खुल जाएगी, बिकॉज इट हैज़ कम इनटू योर डेली रूटीन। आपके जो एक सर्कैडियन जो रिदम होता है उसमें एक डेवलप हो जाता है। तो लाइक दैट, नॉट जस्ट वेकिंग अप बट होल ऑफ द स्टडीज यू कैन डेवलप इन योर सर्कैडियन रिदम। तो आप जो ये डेली का एक रिदम में, एक बार वंस यू कम इनटू दिस रिदम एंड इफ यू आर एबल टू मेंटेन दिस रिदम फॉर 1 ईयर, तो यू कैन इजीली क्लियर यूपीएससी। आप बहुत आसानी से यूपीएससी को आप क्लियर कर पाएंगे इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन दिस रिदम। तो तो जस्ट यू हैव टू डेवलप दिस हैबिट, एंड फॉर दैट मैटर वट एवर अदर देन यूपीएससी वट एवर टास्क यू वांट टू अकम्प्लिश, तो अगर आप एक बार ये रिदम और एक हैबिट ये बना पाएंगे तो दिस विल बी द मोस्ट हेल्पफुल। तो सी दैट बहुत लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी का, एंड इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट टफ एग्जाम इन द कंट्री। और मैंने ये पहला अटैम्प्ट दिया था 2019 में, एंड आई कुड क्लियर दैट इन दिस अटैम्प्ट इटसेल्फ। तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है, सबसे बड़ा इसमें, इफ़ यू विल आस्क दैट कि व्हाट थिंग आई डिड डिफरेंट फ्रॉम अदर एस्पिरेंट, जो क्योंकि पहले अटैम्प्ट में कई लोगों का प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होता, बट आई वाज एबल टू क्लियर ऑल द स्टेजेस। तो इसमें the single most important point was that I was able to plan whole of my week like this। I planned for about 45 to 50 weeks। ये मैंने फिल्म से पहले प्लान किया, एंड आई सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड दोज प्लान्स। और इसके कारण क्या हुआ, आई वॉज एबल टू कंप्लीट होल ऑफ द सिलेबस, आई वॉज एबल टू रिवाइज द सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम, एंड आई गेव द फिल्म विथ लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने प्रीलिम्स को दिया और उसको फिर क्वालिफाई किया, एंड देन आई मूव टू नेक्स्ट स्टेज। तो ये जो प्लानिंग है, ये एग्जीक्यूशन है, दिस इज वेयर द होल ऑफ द क्रक्स लाइज, कि यहाँ यहीं से आप डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर यूपीएससी। तो सेकेंड प्लानिंग में क्या होगा, फर्स्ट तो ये टाइम का जैसे प्लान कर लिया, और उसमें ये भी प्लान कर लिया कब क्या पढ़ाई करना है, व्हाट कंटेंट आई विल बी स्टडिंग। तो सेकेंड सीट जो मैं बनाऊंगा एक्सेल में, तो पहले मैं इसको व्हाइट बोर्ड में बनाता था, बाद में इसमें एक्सेल में भी आ गया। तो दिस इज फॉर द सेम वीक, ठीक है। इफ यू कैन सी कि आई प्लान फॉर GS 1 2 3, दिस इज प्रीलिम्स टेस्ट, एंड देन करंट अफेयर्स, एंड द मेंस टेस्ट, एंड ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। दिस इज समथिंग डिफरेंट बिकॉज दिस इज इन एडवांस स्टेज। तो इसमें इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हमें पता ही नहीं है कि ये GS 1 में क्या क्या खत्म करना है। इफ़ यू सी दैट आई हैव क्लियरली मेंशन्ड कि क्या काम करना है इस वीक में। आई हैव टू कंप्लीट थीम 1 to 7 ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट, ठीक है। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके नोट्स बनाना है।
और ये मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है ये भी मैंने लिखा हुआ है। एंड एट द एंड ऑफ वीक आई ऑल्सो इवेल्युएटेड कि मैं कितना उसमें से कर पाया, ठीक है। लाइक दैट यू सी दैट GS2 में कौन से चैप्टर्स करने हैं हमको, GS3 में कौन सा पिलर करना है, कौन सा पब्लिक फाइनेंस करना है। तो एग्जैक्टली आई एम नोइंग बिफोर स्टार्टिंग द वीक, आई एम नोइंग दैट कि यहाँ पे इफ़ यू विल जस्ट आस्क कि यहाँ पे मुझे क्या पढ़ाई करना है, आई विल बी एबल टू टेल यू कि यहाँ इस सीरीज में ऐसे पढ़ाई करते हुए इसमें जो नेक्स्ट आएगा दैट आई हैव टू स्टडी। तो मुझे पूरे फॉर द होल ऑफ द वीक आई नेवर हैव टू थिंक कि अभी नेक्स्ट क्या पढ़ाई करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्लान। आवर ओनली टास्क नाउ रिमेंस कि वो जो हमने प्लानिंग किया है उसको एग्जीक्यूट करना है, और जो भी जिस टाइम में जो लिखा हुआ है वही पढ़ाई करना है। अगेन देयर आर सम कैच है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए लेट्स से वी हैव प्लान समथिंग फॉर GS, लेट्स से पॉलिटी, जैसे हमने पहले डिस्कस कर रहे थे। तो आई वुड प्लान फॉर द फर्स्ट 3 2 घंटे का सेशन जो है इसमें खाली पॉलिटी प्लान की। व्हाट इफ दैट आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट व्हाट एवर आई प्लान ऑन द, लेट्स से मंडे और ट्यूसडे हमने ये 6 घंटे रखे, बट आई वाज नॉट एबल टू फिनिश in those 6 sessions. We were not able to complete the all the topics of polity. Should we start reading the polity in the next 12 to 2 p.m. on the Tuesday? No, I would say नहीं, ये नहीं करना है। Whatever we could cover in the given time, जो टाइम में हमने जो ब्लॉक किया था टाइम को, उसमें हम जितना मैक्सिमम कवर कर पाए। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द शेड्यूल जस्ट बिकॉज कि अभी नेक्स्ट वाला, देन व्हाट विल हैपन दैट यू मे थिंक कि आज चलो आज न्यूज़पेपर छोड़ देते हैं, आज पढ़ते नहीं है ना। तो ऐसे क्या होगा कि देन आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो यू विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन सम डे एंड वन सम डे यू विल मिस। तो ऐसे 30 दिन में 15 दिन 20 दिन न्यूज़पेपर पढ़ा और 10 दिन का छोड़ दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो दिस कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कंसिस्टेंसी यू कैन ओनली डेवलप थ्रू दिस रूटीन। और इस तरह की जब आप शेड्यूल लेगा देन ओनली कंसिस्टेंसी विल कम इन टू योर प्रिपरेशन। और जब when you are able to consistently read the newspaper every day at the same time, तो after reading the newspaper for 1 year, तो there will be drastic improvement in your understanding of the subject, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, एंड दैट इज़ अनकम्पेरेबल। किसी ने ये न्यूज़पेपर सालों भर पढ़ा नहीं, देन ही इज ट्राइंग टू मग अप होल ऑफ द करंट अफेयर्स जस्ट 2 or 3 months बिफोर द प्रीलिम्स। तो वो दैट थिंग कैन नॉट रिप्लेस योर दिस कंटिन्यूस एवरीडे न्यूज़पेपर रीडिंग। तो आपने जब ये कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो दीज स्मॉल स्मॉल स्टेप्स दिस विल टेक यू मच बियॉन्ड दोज जो कि बिल्कुल प्लानिंग करके नहीं आ रहे हैं और लास्ट में याद करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, तो उनसे आप कहीं आगे निकल जाएंगे एंड यू विल एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। तो दिस टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग यू हैव अंडरस्टूड। ये दोनों प्लान करना है आपको, वीकली में क्या किस टाइम पे क्या पढ़ाई करना है वो भी प्लान करना है। और उसमें व्हाट आई वुड से कि संडे को, लाइक इन दिस यू कैन सी दैट संडे को मैंने पढ़ने के लिए प्लान किया, बट संडे का आई वुड से दैट कि कुछ नया पढ़ने का प्लान मत कीजिए। संडे को व्हेन यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन जस्ट प्लान दिस 2 थिंग्स। यू गिव ए टेस्ट, कंप्लीट 2 hour टेस्ट, जैसे प्रीलिम्स का टेस्ट होता है वैसा टेस्ट आप एक प्लान कीजिए, और वो टेस्ट दीजिए 2 घंटे के लिए, और उसके बाद आप उसको 4 घंटे उसको एनालाइज कीजिए, वो पेपर में जो कौन से क्वेश्चन गलत कर लिए, ठीक है। तो वट एवर वी हैव ऑलरेडी रेड उस पर आप एक टेस्ट निकालिए, उस टेस्ट को दीजिए, मॉक टेस्ट को दीजिए, और पूरे 2 घंटे में जैसे प्रीलिम्स का सेटअप रहता है यूपीएससी का, विदाउट एनी डिस्ट्रिक्शन 2 घंटे में जितने क्वेश्चन कर पाए, अगर छूट गया तो छूट गया, तो उसी टाइम में दीजिए, और उसको फिर मार्किंग कीजिए। वो उसमें यू आल्सो सी कि कितने मार्क्स मिले और कौन से क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ। इफ़ यू कैन रेफर टू द मटेरियल्स कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ, यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ इट। तो व्हाट आई वुड डू कि ये 6 दिन पढ़ाई के संडे को आई वुड जस्ट गिव द टेस्ट फॉर 2 hours, एंड फिर अगले दो घंटे का सेशन में क्या करेंगे उसके एक्सप्लेनेशन को रीड कर लिए, एंड देन आई वुड डू नथिंग ऑन द संडे। देन संडे जो है जैसे 2 से 4 बजे तक मेरा संडे ऐसे फ्री हो जाता था आफ्टर डूइंग दिस। तो देन आई वुड ऑन संडे आई वुड से दैट कि ये इफ़ यू आर प्लानिंग लाइक दिस, तो इसके लिए अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आई वुड गिव 2-3 सजेशन कि पहले आप इतना 7 2 घंटे का सेशन प्लान मत कीजिए, स्टार्ट विथ 6 और इवन 5 2 घंटे का सेशन स्टार्ट कीजिए। एंड इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट गिव सो मच टाइम, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट आई वुड से कि 3 to 4 2 घंटे का ऐसे सेशन निकालना है, ठीक है। और इस तरह से आप प्लानिंग करेंगे, और स्लाइटली धीरे धीरे यू हैव टू इंक्रीज। एंड
इस तरह से अगर आप करेंगे तो इसका डेली अगर एवरेज स्टडी का हम टाइम की बात करें तो 7 2 2 घंटे का सेशन है, तो दिस इज अबाउट 700 मिनट्स, ठीक है। उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन आएगा, तो 700 मिनट्स इज अबाउट 11.6 आवर्स। तो इससे भी कम होगा, तो दिस विल कम रफली अबाउट 10 to 11 आवर्स। कुछ डिस्ट्रैक्शन भी होगा, वी कैन नॉट एज्यूम कि ये सारे सेशन आप कंप्लीटली कर पाएंगे। डेली कुछ ना कुछ, कभी आप पढ़ रहे हैं कुछ कॉल आ जाएगा, इस तरह से होगा। तो उस टाइम को माइनस करेंगे तो रफली यू विल बी स्टिल यू शुड टारगेट, इफ यू आर डूइंग फुल टाइम यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, तो यू हैव टू टारगेट दैट यू हैव टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 10 to 10.5 आवर्स, इवन 11 आवर्स। तो यही मेरा रफली, इफ आई कैलकुलेट माई रफ स्टडी आवर्स इस तरह से, तो दिस विल कम अबाउट 10 to 10.5 आवर्स, क्योंकि सम डिस्ट्रैक्शन होगा, और यही शेड्यूल को मैं फॉलो करूँगा। ऑन संडे आई विल डू स्टडी ओनली फॉर हाफ डे, उसके बाद मैं ब्रेक पे चला जाऊँगा। ऑन संडे यू कैन रिलैक्स, एंड अनदर थिंग दैट यू हैव टू डू दैट कि आपको प्लानिंग करना है नेक्स्ट वीक का, ठीक है। तो ऑन संडे वी कैन गो आउटसाइड, इसमें जैसे मार्केट वगैरह जा सकते हैं, इवन वी हैव सम नीड्स, तो जैसे जो कि बाहर में जाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए इफ़ यू वांट टू परचेज सम बुक्स और कॉपी, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहेगी। तो दैट यू कैन ऑलवेज पुश इन द संडे इवनिंग, और संडे के इवनिंग को और जाके थोड़ा फ्रेश एयर भी ले लिए, और थोड़ा सा मूड भी चेंज होता है उससे, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आफ्टर यू फिनिश द वीक यू गेट ए रिलैक्सेशन फॉर एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स। उससे क्या होगा कि यू विल गेट सम फ्रेशनेस, और नेक्स्ट वीक के लिए आप तैयार हो पाएंगे, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ वेरी एग्जॉस्टिव शेड्यूल, इसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट यू टेक सम ब्रेक्स। और उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ ऑन द दो संडे, और फिर टारगेट बस ये रखिए कि नेक्स्ट वीक को इसको मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है। इन दिस वे इफ़ यू फॉलो, तो आप सारे वीक्स को ऐसे से इस तरह से एक एक करके आप, इफ़ यू कैन डू 40 वीक्स अच्छे से प्लान करके एग्जीक्यूट कर दिए, तो आप आसानी से जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड दैट दिस इज़ हाउ आई कंप्लीटेड माई सिलेबस फॉर यूपीएससी। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि 1 2 3 4, जैसे कि हमने हर 2 2 घंटे में, इफ़ यू कैन सी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखा हुआ है, दीज आर 4 पोमोडोरोज। तो ये पोमोडोरोज होता क्या है, व्हाट इज दिस पोमोडोरो टेक्निक, और इसमें पोमोडोरो टेक्निक में कैसे पढ़ाई करना है, ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। या तो मेरा जो पूरा पढ़ाई हुआ था यूपीएससी का, एक्सेप्ट फॉर ड्यूरिंग द टेस्ट, व्हेन यू विल बी गिविंग द टेस्ट, तो उसके लिए 2 घंटा लगातार करना है। फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम मैं जो भी पढ़ाई करूँगा वो पोमोडोरो में होता था। तो व्हाट इज दिस पोमोडोरो, और इसको कैसे करना है और क्यों करना है। तो पोमोडोरो टेक्निक जो होता है, इसमें फर्स्ट फर्स्ट थिंग देयर आर 4 स्टेप कि इसमें है पोमोडोरो टेक्निक में। दिस वेरी वेल डेवलप्ड टेक्निक, और ये टेक्निक बेसिकली है कि यू हैव टू, यू कैन नॉट फोकस ऑन वन particular things for longer duration. This is the base of this Pomodoro technique. So what this technique say that if you are trying to study for continuously for 2 hours, and if I am studying with breaks of 5 minutes in between, जैसे मैंने if I have taken 3 breaks in between of 5 minutes, तो what will happen that even after the breaks मैं जो परफॉर्मेंस दूंगा that will be more than yours, ठीक है। तो इवन इफ, बिकॉज व्हाट विल हैपन दैट आफ्टर 25 minutes योर परफॉर्मेंस विल स्टार्ट टू रिड्यूस, इवन इफ यू आर फीलिंग दैट कि यू आर स्टडिंग, आप फोकस करने की कोशिश करेंगे, बट एक्चुअली योर फोकस विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, बिकॉज दिस इज साइंटिफिक। उन्होंने वो मेजर किया, और उसके बाद तो व्हाट ही द फाउंडर ऑफ पोमोडोरो टेक्निक, ही डिवाइडेड द दिस ड्यूरेशन कि आप ब्रेक ले लीजिए आफ्टर 25 minutes, यू टेक ए ब्रेक। एंड देयर आर मेनी एप्स, वी विल डिस्कस कि कैसे इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहला वी हैव टू डिसाइड द टास्क इफ यू हैव डन द वीकली प्लानिंग, और सेशन वाइज प्लानिंग है, और मटेरियल का प्लानिंग है ऑलरेडी कि क्या पढ़ाई करना है GS1 में, तो यू विल बी नोइंग द टास्क कि अभी कौन सा टास्क। टाइमर यू विल सेट इन द दैट ऐप, एंड देन थर्ड कि आप वो 25 minutes विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू डू दिस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और चौथा जो होगा, क्या होगा कि आपको व्हेन यू विल फिनिश द सेशन, तो यू विल गेट ए रिंग और समथिंग, तो उसको लास्ट में आपको रिंग होगा, एंड यू विल नो कि आपका 25 minutes खत्म हो गया। देन आप क्या होगा कि यू विल टेक ए ब्रेक, और 5 मिनट के लिए ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक में क्या करना है,
ब्रेक में यू कैन नॉट वॉच, अब ऐसा नहीं मूवी देखना वॉच कर दिया और वीडियो देखना वॉच कर दिया, दैट यू कैन नॉट डू। तो उसमें आप एक स्मॉल ब्रेक लीजिए, यू कैन ड्रिंक वाटर, यू कैन टेक ए वॉक इन द बालकनी, टेक फ्रेश एयर, इस तरह से कुछ चीज़ें कीजिए। यू डोंट हैव टू स्टडी, दिस इज इंपॉर्टेंट कि इस समय आपको पढ़ाई नहीं करना है, जस्ट माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए और जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स अगेन कम बैक टू स्टडीज, ठीक है। तो डोंट लुक एट फेसबुक और व्हाट्सएप, ये सब नहीं चलाने लगी जाइए उस बीच में, बिकॉज दिस विल टेक यू, वन थिंग विल लीड टू अनदर, और एक मैसेज को देखेंगे फिर क्या होगा, पढ़ाई से ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो डोंट डू दोज थिंग, यू कैन इवन लिसन टू म्यूजिक फॉर स्मॉल ड्यूरेशन। तो इस तरह से व्हाट आई यूज टू दैट, आई विल जस्ट टेक ए वॉक फॉर दैट 5 मिनट, और जैसे ही रिंग होगा देन आई वुड कम टू अगेन एंड डू द स्टडी। तो इस पोमोडोरो टेक्निक से इफ यू यू हैव लर्न, एंड माई होल ऑफ द प्रिपरेशन वाज बेस्ड ऑन दिस पोमोडोरो टेक्निक। तो इससे क्या हुआ कि इसके बेनिफिट्स ये हैं कि यू हैव रेगुलर ब्रेक्स, एंड इट विल सेव यू फ्रॉम द एग्जॉस्शन। तो एग्जॉस्शन क्या होता है कि अगर आप कंटिन्यूसली, मान लीजिए इवन इफ यू आर एबल टू स्टडी फॉर लेट्स से 10 आवर्स, एक दिन आपने पढ़ लिया बट यू गॉट एग्जॉस्टेड, अब अगले दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाए 5 घंटे भी, तो वो बेटर है कि रेदर देन, ये अच्छा है कि वी आर एबल टू कंसिस्टेंटली स्टडी फॉर 8 आवर्स एवरी डे। तो कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। आपको कंसिस्टेंसी रखना है, एक दिन 18 घंटे पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके 8 घंटे पढ़ने की हैबिट डेली हो गई है तो दिस विल मेक ड्रास्टिक डिफरेंस। तो इस तरह से ब्रेक्स लेके पढ़ाई करेंगे तो आप कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, यू विल बी एबल टू कंसिस्टेंटली स्टडी फॉर होल ऑफ द वीक, ठीक है। इससे फोकस इंप्रूव होगा बिकॉज दिस इज साइंटिफिक मेथड, और इससे यू विल एबल टू मैक्सिमाइज योर फोकस एंड परफॉर्मेंस। एंड थर्ड थर्ड विच आई मैंसनड कि इसमें व्हाट आई मेड दिस वन मोर एडिशन, यू कैन ट्रैक योर परफॉर्मेंस। तो आपने इमीडिएटली जैसे पोमोडोरो खत्म हुआ, यू हैव गिवन द मार्क आउट ऑफ 3 कि उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी इससे ईजी हो जाता है, एंड विद दिस मेथड वी आर एबल टू कन्वर्ट आवर दिस स्टडीज और वट एवर वर्क वी आर डूइंग, इसको क्वान्टिटेटिव टर्म्स में हम डिफाइन कर पाते हैं। इससे हमारा क्या होगा, इट गेट्स मेजर्ड, एंड उससे हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव भी होता है। तो हाउ टू फॉलो दिस पोमोडोरो टेक्निक, तो आई यूज टू यूटिलाइज दिस ऐप कॉल प्रोडक्टिविटी चैलेंज टाइमर। तो लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, तो इसमें यू कैन कस्टमाइज दिस। इसमें जो 5 मिनट्स का ब्रेक होता है उसको शॉर्ट ब्रेक बोलते हैं, और 15 मिनट्स का व्हाट हैपन दैट आफ्टर 4 सेशंस यू हैव टू टेक लॉन्ग ब्रेक, तो उसमें आप 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो इसी तरह से इफ़ यू कैन सी कि 2-2 घंटे में मेरा 15-15 मिनट्स का ब्रेक रहता है। तो होल ऑफ द डे इज जस्ट पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करके स्टडी कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट गेटिंग एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ दैट। तो इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं, 25 मिनट्स का स्टडी और 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। वेरी ब्यूटीफुल ऐप, एंड दिस ऐप हैज सम अदर फीचर्स की दिस विल नज यू, ये आपके परफॉर्मेंस को तो भी ट्रैक करेंगे। अगर टुडे इफ़ यू हैव डन लेट्स से 40 पोमोडोरोज और कल आपने 30 किया, तो आपके परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएंगे। तो दिस इज बेटर, ये नजिंग वाला वगैरह फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, एंड दिस रिंगिंग वगैरह का फीचर है। तो आई यूज टू यूटिलाइज दिस ऐप। देर आर मेनी अदर ऐप्स, जैसे फोकस टू डू है, इवन फोकस ऐप इन माइक्रोसॉफ्ट है, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन दिस पोमोडोरो टेक्निक। तो कोई भी ऐप फॉलो कर सकते हैं। आई यूज टू यूटिलाइज दिस लेफ्ट वाला प्रोडक्टिविटी चैलेंज टाइमर। तो इससे क्या होगा कि अभी जैसे कि मैंने बताया कि इफ़ यू आर एबल टू प्लान लाइक दिस एवरी वीक, यू आर एबल टू प्लान। तो शुरू में मैं क्या करता था कि आई डिड नॉट यूज दिस शीट, यहाँ पे ऐसे मैं एक्सेल में इसको प्लान नहीं करता था। आई वुड जस्ट नोट इट ऑन द वाइट बोर्ड पे नोट कर लूँगा कि जैसे पॉलिटी में क्या पढ़ाई करना है और हिस्ट्री में क्या पढ़ाई करना है, इस तरह से मैं लिख लूँगा। एंड दिस वाज द वाइट बोर्ड, मेरे रूम में ये पड़ा रहता था। तो इसमें आई वुड आल्सो मेंशन द टेस्ट का स्कोर, क्योंकि वीकेंड में टेस्ट देता था एवरी वीकेंड, तो मैं यहाँ पे टेस्ट का स्कोर भी लिख लूँगा, फिर टारगेट वगैरह रहते थे। और इस तरह से वीकली, इफ़ यू कैन सी कि ये वीक 1 के लिए, वीक+1 का एक्चुअली दिस वाज प्लान लाइक यू नो। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया, वन आई वाज एट 48 वीक। तो दिस वीक इज एक्चुअली, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं। तो आई जस्ट केम डाउन, तो काउंट डाउन में आता गया 48, 47, 46, 45, इस तरह से करते करते वीक 1 में आ गया। वीक 1 वाज 1 वीक जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स। तो जैसे 2 जून को मेरा प्रीलिम्स था, तो इफ़ यू कैन सी दैट दिस वाज द माई प्लानिंग फॉर लास्ट 1 वीक। तो इसमें लेफ्ट साइड में मैं नंबर ऑफ डेज एक काउंट डाउन तरह से वो भी लिखते जाता था कि कितने दिन प्रीलिम्स में बचा हुआ है। इफ़ यू कैन सी दैट कि 0 डे बचा हुआ है, बिकॉज दिस इज द डे आई गेव द प्रीलिम्स।
और दिस वाज द स्टेटमेंट आई रोट जस्ट बिफोर गोइंग, मॉर्निंग में जाने से पहले मैंने लिखा कि आई विल क्लियर द प्रीलिम्स एंड टुडे आई विल रॉक। एंड आफ्टर कमिंग एंड आई मेजर्ड माई मार्क्स, और मुझे आई थॉट आई वुड गेटिंग लाइक 110 एंड ऑल। तो मुझे लगा कि आई वुड इजीली क्लियर दिस प्रीलिम्स। तो बिकॉज प्रीलिम्स ए वेरी वेरी डिफिकल्ट स्टेज, ठीक है। तो होल ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन, clearing the prelims, and especially those who are giving the prelims for the first time, this is very very crucial, because what happens that कि शुरू के जो मतलब जैसे एवरी ईयर अबाउट 10,000 पीपल आर क्लियरिंग द प्रीलिम्स, तो उसमें हार्डली 1,000 से 1,500 लाइक दिस इतना ही लोग रहेंगे जो कि पहले पहले अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। रेस्ट ऑफ दोज 8,000 to 8,000 1,500 पीपल, they have taken 2-3 attempts to clear the prelims. तो prelims पहले बार when we are giving, and if we have not cleared the prelims earlier, तो prelims clear करना काफ़ी important होता है। and if you are planning this like this, तो whole of this my preparation was based on this weekly planning method, or that is why I was very very confident when the day I went to give the prelims. I was very confident and I did clear that prelims, or eventually the mains and the interview also, and I was able to come to Lavasna in the first attempt itself. So this was only because I was able to plan like this and measure the performance like this, and uh, uh, and execute whatever we have planned for, let's say 48 to 49 weeks. तो इस तरह से अगर आप ये I will also I have also already shared, और I will again share this sheet. ये sheet का मैं आपको Excel और PDF भी दे दूंगा, तो you can even modify this schedule according to your timing. आपको जैसे अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं 3 बजे भी कुछ लोग उठ के पढ़ाई करते हैं, अकॉर्डिंगली दैट यू कैन कस्टमाइज, और अगर लेट उठते हैं लेट नाइट को ज़्यादा स्टडी करते हैं अकॉर्डिंगली यू कैन कस्टमाइज। बट 2-3 चीज़ें जो आपको फॉलो करना है, यू हैव टू फिक्स द टाइम फॉर स्टडीज। ऐसा नहीं कि आज आज इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, कल अलग टाइम से पढ़ रहे हैं। यू हैव टू गेट दैट स्टडीज इनटू योर हैबिट। आपको हैबिट में लाना है स्टडीज़ को। दूसरा, आपको परफॉर्मेंस ट्रैक करना है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस, तो क्या होगा कि आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आपका परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ को एक टाइम में पढ़ने का आदत डालिए, उससे क्या होगा कि पढ़ना जो है एक हैबिट में आ जाता है। तो एट दिस मोमेंट आई विल स्टॉप एंड आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस, बिकॉज वी हैव दिस आंसर राइटिंग सेशन, ये हमारा अभी बचा हुआ है। बिफोर बिफोर डूइंग दैट आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन अगर आपको हैं यहाँ पे, तो आई विल टेक एट दिस स्टेज। Here. या ब्रज, गो हेड। Actually, मैं asking question. So, should we plan for day? Should I plan for what do I need to plan? Braj, I am not able to clearly understand you. If you can write, this is Dinesh, right? Yeah, yeah. Dinesh. तो अच्छे से समझ नहीं आया। If you can write your question in the chat. Yeah, Yeah, tell you them if you not. write your question in the chat. I'm not able to listen to you clearly. Yeah, till then कोई और दूसरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस प्लानिंग? इसमें कुछ अगर समझ में नहीं आया, और इफ यू हैव सम डाउट कि कैसे इसको अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, तो यू कैन आस्क दोज क्वेश्चन नाउ। सो रेस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे ये है शेड्यूल, ठीक है। इज दैट फाइन ब्रज, अंशिता, नैन प्रिया, यू हैव अंडरस्टूड दिस? Yes. Okay, okay. So we will take the question from Dinesh. Dinesh is saying that कि I am working professional, so how should I plan? What subject I should study in 7 to 8 hours? तो 7 to 8 hours what you have to fix your time. जैसे कि आपने करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़पेपर जो आप पढ़ाई करना है, दैट यू हैव टू डू डूइंग द योर जो आपके जो जॉब के टाइम है उसमें आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। डूइंग द लंच आवर और द ब्रेक्स, जिसमें
थोड़ा काम का प्रेशर कम रहता है, एट दैट टाइम यू ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर एंड द करंट अफेयर्स। और जो भी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन वेदांता एंड ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, तो आई नो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है एंड लेकिन इफ़ यू यू आर एबल टू यूटिलाइज योर टाइम, तो उसमें 2-3 सजेशन जो मैं देता हूँ वर्किंग प्रोफेशनल को प्लान करते वक्त। पहला चीज़ है कि rather than studying in the evening, you should try and plan your study hour in the morning, ठीक है? क्योंकि what happens that once we have gone for ड्यूटी में क्या होता है कि उसके बाद हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। तो उसके बाद शाम को बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता। इफ़ यू आर रिटर्निंग फ्रॉम जॉब लेट से 5 to 7 PM, तो उसके बाद अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका दिमाग उतना अच्छे से काम फ्रेशली काम नहीं करता है। तो रेदर देन प्लानिंग स्टडीज इन द इवनिंग, मोर ऑफ द स्टडीज यू शुड ट्राई एंड प्लान बिफोर गोइंग टू ड्यूटी, ठीक है? मॉर्निंग में आप प्लान करने की कोशिश कीजिए। यू वेक अप अर्ली, 2 बजे 3 बजे सुबह उठ गए, ठीक है? तब से पढ़ाई कर रहे हैं, और 8-9 बजे जब भी ड्यूटी जाना उससे पहले 5-6 घंटे जो है वहाँ पे निकालिए। फिर शाम को 1-8 घंटे निकाल के अगर, और शाम को ट्राई किए कि वी स्लीप अर्ली। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो यू विल यूटिलाइज मोर। सेकेंड थिंग इज कि आपको वर्किंग टाइम में आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, ये करंट अफेयर्स को स्पेशली, और इस तरह की चीज़ें जो विच यू कैन रीड इन द मोबाइल फोन्स। तो इस तरह से आप करेंगे तो यू कैन मैनेज इट। तो इज दैट फाइन दिनेश? Yes, sir. ओके Thank you. दिनेश। सो नाउ वी विल मूव एट कि इसमें अब नाउ वी विल डिस्कस फॉर, तो 2 चीज़ अभी रह गया है फॉर टुडे सेशन। तो पहला है कि आंसर राइटिंग। तो मेंस में कैसे आंसर राइटिंग करना है, कब उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे, दैट वी विल डिस्कस। एंड आई विल आल्सो गिव यू वन मेमोरी पैलेस मेथड टू रिमेंबर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। जब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है तो उसको कैसे एक साथ याद कर सकते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो यूपीएससी में कई बार काम आता है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे हिस्ट्री वगैरह में काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहता है और उसको याद करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो कैसे वो टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो आफ्टर यू क्लियर द प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स के 3 से 3.5 महीने बाद आपको ये मेंस का एग्जाम होता है। तो दिस इज द एग्जाम व्हेन योर मार्क्स गेट काउंटेड। तो प्रीलिम्स इज जस्ट योर this is just for qualifying. Even if you get 150-160 marks in the prelim, that will not get counted. लेकिन ये मेंस के जो मार्क्स हैं इसी और प्लस इंटरव्यू, इसके बेस पे योर रैंक विल बी डिसाइडेड। तो इसमें इसमें बेसिकली देयर आर 7 चैप्टर्स, सॉरी 7 पेपर्स होते हैं जिसको आपको मेंस में करना है। तो मेंस में एसए का एक ही पेपर होता है, हियर इट इज़ रॉन्गली मेंशन, तो पेपर 1 ही होता है एक। उसमें उसमें देन उसमें आपको 2 एसए लिखना होता है एक ही पेपर के अंदर, ठीक है? तो 125 मार्क्स का होता है। तो लाइक दिस 250 मार्क्स का एसए होता है, एंड एवरी अदर पेपर इज आल्सो फॉर 250 मार्क्स ईच। जीएस 1 to 4 250 मार्क्स ईच। एंड देन इन ऑप्शनल, वट एवर ऑप्शनल यू विल बी टेकिंग, उसमें आपको 2 पेपर एग्जाम का देना होगा। एंड दिस इज यूजुअली कंडक्टेड ओवर 2 वीकेंड्स। तो जैसे कि ऑन फ्राइडे एग्जाम विल स्टार्ट, तो फ्राइडे को आपको एसए का एग्जाम हो जाएगा। देन सैटरडे को जीएस पेपर 1, 2 and 2 हो जाएगा, एंड ऑन द संडे पेपर 3 और 4 हो जाएगा। लाइक दिस ऑन द नेक्स्ट वीकेंड आपका ये जो फर्स्ट जो आप देख रहे हैं कंपलसरी पेपर, दिस विल बी 2 पेपर होते हैं इसमें, इंग्लिश और एक आपका इंडियन लैंग्वेज, विच यू कैन टेक हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज। तो दिस इज जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। इसका मार्क्स बहुत लाइक 15-20% होता है, एंड दिस मार्क्स विल नॉट गेट काउंटेड। तो जस्ट क्वालिफाई करना होता है, एंड यू नीड नॉट टू स्टडी टू मच फॉर दिस। तो वो हो जाएगा अगले वीकेंड के लेट्स से फ्राइडे या सैटरडे को। संडे को फिर आपका ऑप्शनल का हो जाएगा, तो पेपर 1 और 2। तो इस तरह से काफ़ी एग्जॉस्टिव वीक होता है। तो इस स्टेज में जो मेंस का स्टेज जो होता है, दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स स्टेज, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है, ठीक है? देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उसको आपको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, और उसमें लास्ट के 3 महीने आप लगातार बार बार उसको रिवाइज कर करके लास्ट में यू विल ट्राई टू रिकॉल दोज थिंग्स इन द एग्जाम हॉल। और उसमें भी सब कुछ याद नहीं है क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो नॉलेज जो है आपको
आई ऑलवेज से कि पहले प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंस गेन कीजिए. व्हेन यू गेन द कॉन्फिडेंस फॉर प्रीलिम्स, तो उसके लिए क्या होगा, यू विल गेट द नॉलेज. तो जीएस पेपर 1, 2, 3 और इवन फॉर एसए यू विल गेट द नॉलेज. आपको काफ़ी हद तक नॉलेज मिल जाएगा कि क्या उसमें लिखना है. एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन यू प्रिपेयर एग्जॉस्टिवली फॉर प्रीलिम्स. तो आपको मेंस के स्टेज में नॉलेज विल नॉट बी एन इशू. ठीक है. तो whole of the marks in the mains stage will be decided only only for this your answer writing skills. कितना अच्छा आप आंसर लिख पाते हैं, वो दैट इज द ओनली डिसाइडिंग क्राइटेरिया इन द मेंस. बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल हु क्लियर द प्रीलिम्स अगेन एंड अगेन. ठीक है. तो मैं जब प्रीलिम्स देने गया था, मेरे आसपास जो भी बैठे हुए थे आगे पीछे, तो दे हैड ऑलरेडी गिवन द प्रीलिम्स मेंस 2-3 टाइम्स. ठीक है. एक ने तो 4-5 बार भी दिया था, बट दे हैड नॉट क्वालिफाइड इवन वंस. एक बार भी वो मेंस क्वालिफाई नहीं किए. एवरी ईयर दे वर एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स बट नॉट द मेंस. तो ये भी एक स्टेज बहुत होता है कि आफ्टर यू क्लियर द प्रीलिम्स यू गेन द नॉलेज. at least 70% of the knowledge you will be having. But now in the men's your knowledge is not going to help you cross this hurdle. इसको क्रॉस करने के लिए your expression skill, your answer writing skill, that you have to develop. तो now we will next 20 minutes I will discuss कि ये कैसे इसके लिए डेवलप करना है और इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं एंड टू क्लियर दिस स्टेज. तो इसमें व्हाट हैपन्स कि जीएस के जो क्वेश्चन होता है, स्पेशली जीएस 1, 2, 3 का काफ़ी जेनेरिक क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. दिस नॉट दे विल नॉट आस्क सम स्पेसिफिक क्वेश्चन की जिसको आप जो अच्छे से याद करके जाएंगे. इट्स नॉट लाइक कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच आप बहुत सारे रट्टा मार के जाएंगे एंड यू विल एबल टू रिप्रोड्यूस दोज थिंग्स ऑन द पेपर. तो एटलीस्ट इन जीएस पेपर ऐसा नहीं होगा. ठीक है. काफ़ी जेनरिक क्वेश्चन आएगा. ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एवरीवन विल बी नोइंग द आंसर. ठीक है. तो और आंसर देने के लिए मटेरियल बहुत ज़्यादा होगा. तो यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस दोज वट एवर यू नो इन द दोज 200 और 300 वर्ड्स जो भी आपको अवेलेबल है उसमें आपको पेपर में, बिकॉज फिक्स स्पेस पेपर है और सबसे बड़ा टाइम लिमिटेशन होगा आपका. यू विल नॉट बी हैविंग इवन हाफ एन मिनट मोर टू राइट ए आंसर. ठीक है. अगर आपको 7 मिनट्स में एक क्वेश्चन करने हैं तो यू हैव टू डू इट इन 7 मिनट्स. इफ यू आर डूइंग इट इन 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स तो क्या होगा कि लास्ट के आपके 1-2 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे. तो दिस इज़ लाइक इट. तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है. तो आपको बहुत ही टाइमली मैनर में, फिक्स टाइम में, बहुत फिक्स स्पेस में यू हैव टू कंप्लीट दोज आंसर्स. तो ये और ये जेनरिक क्वेश्चन रहेंगे. तो इसमें ऐसे नहीं होगा कि जिसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा नॉलेज है, वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे. व्हाट विल हैपन कि जो अच्छे से मतलब टाइमली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं दे आर एबल टू कंप्लीट द पेपर. वो 18-20 क्वेश्चन आप लिख पा रहे हैं उस उतने टाइम में. और उसको जब थोड़ा मतलब एवरेज पीपल से थोड़ा सा बेटर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. तो इफ़ यू आर एबल टू डू दैट तो आप मेंस आसानी से क्लियर कर लेंगे. तो इस तरह से नाउ वी विल सी कि कैसे ये स्किल डेवलप करना है आंसर राइटिंग का, सो दैट वी कैन क्लियर दीज पेपर्स. तो सबसे पहले कि आंसर राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करना. लेट्स से वी आर एट द बिगिनिंग स्टेज ऑफ आवर स्टडी. हमको 2022 में प्रीलिम्स देना है. लेट्स एज्यूम दैट. तो उसके लिए हमारे पास अभी बहुत सारा टाइम है. तो व्हाट आई से दैट कि शुरू में आपको आंसर राइटिंग का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए. क्योंकि आंसर राइटिंग इज ऑल्सो अबाउट लैंग्वेज एंड योर एक्सप्रेशन स्किल. दिस डेवलप्स विथ टाइम. तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप आंसर लिखना शुरू करेंगे यू विल बी राइटिंग एक्सलेंट आंसर. डोंट बिलीव दिस कि आप एकदम पहले दिन बहुत अच्छा आंसर. एवरीवन राइट्स यू नो वेरी पुअर आंसर इन द बिगिनिंग. तो लेकिन दिस हैज़ टू ग्रेजुअली डेवलप. आपको धीरे धीरे डेवलप करना है. तो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया. यू हैव स्टार्टेड रीडिंग स्टैटिक सब्जेक्ट. उसके बाद यू स्टार्ट डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 1 आवर एवरी डे. 1 घंटे लिए 4-5 क्वेश्चन और उसका आंसर लिखे. तो ये कहाँ से क्वेश्चन लेना है. तो देर आर 2 सोर्स है. जैसे इनसाइड सिक्योर है लेफ्ट साइड में. तो यहाँ पे दे आर एवरी डे दे आर पुटिंग like 5 to 8 questions they will put, and most of the questions are from current affairs, related to current affairs. तो ये current affairs, if you are reading the newspaper so you will be having some content. तो कुछ कंटेंट आपके पास रहेगा, उसके बेसिस पे यू ट्राई टू राइट आंसर टू दोज क्वेश्चन. तो उसमें शुरू में ये ध्यान रखना है कि यू विल बी नॉट बी एबल टू फिनिश द क्वेश्चन इन 7 मिनट्स, जो कि फाइनली आपको करना है. when you will writing your first answer it will take like 15-20 minutes फॉर टू पेज. क्योंकि आप सोचेंगे फिर लिखेंगे
और एक्सप्रेशन में कैसे शुरू कैसे करना है, उसको एंड कैसे करना है, दिस ऑल कन्फ्यूजन विल रिमेन इन द बिगनिंग। तो इसको आपको शुरू में व्हाट यू डू कि आप टाइम को थोड़ा बढ़ा के फिक्स करिए। फाइनली जहाँ पे 7 मिनट्स में लिखना है, यू स्टार्ट राइटिंग इन 15 मिनट्स, और उसको धीरे धीरे आप टाइम को स्क्वीज करेंगे एज यू विल मूव फॉरवर्ड। तो उसको 10 मिनट में, फिर 8 मिनट में, इस तरह से धीरे धीरे कम करना है। तो यू कैन विजिट अदर दिस इनसाइट सिक्योर, और इवन यू हैव अनदर ऑप्शन कि IS बाबा का TLP प्रोग्राम आता है, तो दे आल्सो गिव लाइक सिमिलर इनिशिएटिव टू सिक्योर। तो उसमें डेली 5 से 8 क्वेश्चन रहेगा, एंड यू कैन पिक एंड चूज। शुरू में क्या कीजिए कि डोंट ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन। तो आपको जो क्वेश्चन का आपको लगता है कि आई हैव नॉलेज इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पता है, तो आप यू कैन स्टार्ट राइटिंग आंसर टू दोज क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह से आप आंसर राइटिंग का स्टार्ट कर सकते हैं। तो नाउ विल सी कि एक अच्छे आंसर में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, किस किस बेसिस पे वी कैन से दैट दीज आर द गुड आंसर्स। तो पहला जो है इसका कि इट शुड एड्रेस टू द क्वेश्चन। ठीक है, वी आर नॉट इन द स्कूल्स। आप इफ यू आर राइटिंग UPSC मेंस, तो देयर सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ भी है और यू आर राइटिंग अबाउट समथिंग एल्स। Like if they are asked about this Buddhist architecture and you are writing about Jain architecture, you will get 0 marks। ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रेस मार्क्स नहीं होता है। इट इज़ नॉट दैट वट एवर हैज़ बीन आस्क्ड स्पेसिफिकली यू हैव टू आंसर दैट। उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं, बट समहाउ यू हैव टू रिलेट दैट टू योर आंसर, योर क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर पा रहा है और क्वेश्चन से भटक गया है, फॉर दैट यू विल नॉट गेट मार्क्स इवन इफ यू आर फिलिंग द होल ऑफ द सीट। ठीक है, तो क्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा फॉर्मेट होता है इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन का फॉर्मेट होता है, दैट यू हैव टू फॉलो। एंड आई विल टेल यू कि ये कैसे इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन को लिखते हैं। डायग्राम को फ्रिक्वेंटली यूज करना है, स्पेशली इन पेपर 1 जहाँ पे ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चन रहते हैं, तो वहाँ पे आपको डायग्राम को यूज करना है। और ऑलवेज आंसर इन द पॉइंट वाइज फॉर्मेट। व्हेन यू आर राइटिंग द बॉडी पार्ट, तो आपको पॉइंट्स में आंसर करने हैं। ठीक है, डोंट गो फॉर दिस पैराग्राफ टाइप। तो पॉइंट्स में क्या होता है कि इन द लिमिटेड टाइम, बिकॉज वी हैव वेरी वेरी लिमिटेड टाइम, और इसमें वी हैव टू एक्सप्रेस मेनी थिंग। तो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में क्या होता है, यू डोंट हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो आप जस्ट जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, यू कैन गिव दैट इन्फॉर्मेशन इन दैट पॉइंट, एंड यू कैन राइट द अनदर पॉइंट इन द सेम टाइम। तो इससे आप ज़्यादा चीज़ों को कम टाइम में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो व्हेन यू आर राइटिंग द बॉडी पार्ट, तो ऑलवेज राइट इन द पॉइंट फॉर्मेट। तो दिस इज़ लाइक वन कोचिंग का इवेल्यूशन पैरामीटर है। तो हाउ ए आंसर इज इवेल्यूटेड। पहला क्लैरिटी ऑफ थॉट। क्लैरिटी ऑफ थॉट से दैट कि आप जो चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें एक कोहेरेंस है, कि लॉजिक है कि नहीं है। ठीक है, कि ऐसे नहीं कि मतलब दिस इज़ नॉट लाइक दैट कि हमने अलग अलग चीज़ों को लिख दिया और उसको कोई रिलेशन नहीं ढूंढ पाए हैं, उसमें कोई एक लॉजिक नहीं बन रहा है आंसर का। ठीक है, तो इफ़ यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और एक तरह से आफ्टर सम प्रैक्टिस यू विल एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बेटर। तो एक लॉजिकल वे में व्हेन यू विल राइटिंग द आंसर, that will leave better impression on the examiner। तो एक see the our target is that make the life of examiner easier। ठीक है, अगर आप डिफिकल्ट आंसर लिखेंगे, इलॉजिकल आंसर लिखेंगे, ऐसे आंसर लिखेंगे जिसमें कि एक पॉइंट कुछ है, दूसरा पॉइंट कहीं और है, और इसमें कोई कोहेरेंस नहीं बन रहा है, कोई आंसर को पढ़ने के बाद कुछ एक ऐसा नहीं लग रहा है कि यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, इस तरह से आप यू आर इंक्रीजिंग डिफिकल्टी फॉर एग्जामिनर। ओके, तो उनको आप जितना आप डिफिकल्ट बनाएंगे आंसर, यू विल गेट लेसर मार्क्स। तो वो क्या होगा, एफर्ट कम डालेंगे, आपका आंसर पढ़ेंगे भी नहीं, इसकी इम्प्रूव कर जाएंगे, एंड दे विल गिव यू लेसर मार्क्स। तो बहुत ही आसान रखना है उसको, आपके आंसर को, रीडेबिलिटी को। ठीक है, बहुत ही आसानी से पढ़ सके, ताकि कंटेंट रिलेवेंट दैट वी डिस्कस, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट की इन द इंट्रोडक्शन वी कैन जनरेट कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, दैट वी कैन शो। और ये जनरली इंट्रोडक्शन में होता है, विल डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इट इज़ अबाउट सिमिलर थिंग्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट। उस तरह से आपको इफ देयर आर सम टर्म्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपको दिखाना है कि यू नो द टर्म, यू नो द कॉन्सेप्ट, उसको आपको एक्सप्रेस करना होता है। देन another thing is dimensionality and interdisciplinary linkage. This is the most important thing. This is what differentiate between a general answer and average answer, and a rather better than average or excellent answers। ठीक है, तो this is what
क्योंकि आपको इवन इफ दे आर आस्किंग क्वेश्चन इन द GS1 हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इफ़ यू आर एबल टू रिलेट दैट विथ इकोनॉमी एंड द पॉलिटी एंड द एवरीथिंग एल्स, तो इसमें आपको आंसर को ऑलवेज ट्राई टू मेक योर आंसर डाइवर्स। एक ही पॉइंट को रिपीटेडली बार बार लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू लिंक द आंसर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो इसलिए आपको ये डेवलप करना है, दिस विल डेवलप विद टाइम। और एग्जाम्पल्स देना है, वट एवर यू, लेट्स से वी आर ट्राइंग टू राइट अबाउट दिस SS जोर सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इसमें आप यू कैन ऑलवेज गिव कुदुम श्री का एग्जाम्पल दे दे केरला का। दिस सोच कि यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड यू ऑल्सो नो सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक। एग्जाम्पल्स इलिस्ट्रेशन अगर आप दे रहे हैं तो इसमें दिस विल गिव यू एडिशनल मार्क्स। लैंग्वेज competence I would say that कि especially in the your GS 1 to 3 you don't need to have very excellent language skill। ऐसा नहीं कि बहुत ही खतरनाक वाले आपके अंग्रेजी रहेगी तब जाके then you will get more marks। रिमेंबर दैट यू आर गेटिंग मार्क्स फॉर योर पॉइंट्स नॉट फॉर योर इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे इवन इफ यू आर डूइंग स्मॉल ग्रामेटिकल मिस्टेक, फॉर दैट मार्क्स विल नॉट बी रिड्यूस in GS 1 to 4 in this it will be valid, but in essay paper when we are writing, essay में if you are doing grammatical mistake तो वहाँ पे आपको नंबर काट लेंगे, because that paper is also for checking your language skill। तो except for that और essay लिखने के लिए आपको काफ़ी टाइम रहेगा। essay you will be not be writing in the hurry, काफ़ी आराम से essay लिखेंगे, तो you can mind your language there, but in GS paper you can just forget about the language इतना होना चाहिए कि you that should connect to the examiner, और examiner समझ पा रहे हैं कि what you are trying to say, ठीक है। if you have missed A and D, इस तरह के मिस्टेक्स के लिए मार्क्स विल नॉट बी रिड्यूस, ठीक है। दूसरा आई वुड ऑल्सो ऐड कि यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर वेरी कैलीग्राफिक हैंड राइटिंग, ठीक है। बहुत ही अच्छा हैंड राइटिंग है, उसके लिए कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। एंड इवन इफ़ योर हैंड राइटिंग इज़ नॉट सो गुड, जैसे कि मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी नहीं है, ठीक है, बट इट्स लेजिबल होना चाहिए। इट्स नॉट कि अब एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, देन अगेन द लाइफ ऑफ एग्जामिनर हैज़ बिकम डिफिकल्ट और दे विल रिड्यूस द मार्क्स, और मे बी दे विल नॉट गिव द मार्क्स। लेजिबल होना चाहिए, इट शुड कम रेडिली टू द एग्जामिनर पढ़ पा रहे हैं इतना होना चाहिए, दैट विल डू, ठीक है। आपके अच्छे हैंड राइटिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे और ख़राब हैंड राइटिंग के लिए मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द UPSC कि यहाँ पे आपको ओनली फॉर योर कंटेंट यू विल बी मार्क्ड, फॉर नथिंग एल्स, नॉट फॉर लैंग्वेज, नॉट फॉर योर हैंड राइटिंग। प्रेजेंटेशन आई टोल्ड यू सम डायग्राम्स बनाना है। स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस ही कैसे बॉडी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट फॉलो करना है। और ऑब्जेक्टिविटी यू कैन अंडरस्टैंड दीज आर ऑल जनरल पॉइंट कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है योर आंसर शुड बी दिस वर्डली। ऐसा नहीं कि आंसर पढ़ के ऐसा लग रहा है कि दिस मतलब प्रैक्टिकल को लग ही नहीं रहा, इट इज़ वेरी वेरी आइडियलिस्टिक आंसर और अदर वर्डली आंसर। यू कैन जज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मतलब योर आंसर शुड रिलेट टू दिस अर्थ। आपके पॉलिसी के बारे में जो भी कमेंट कर रहे हैं थोड़ा रियलिस्टिक लगना चाहिए, कि आपको लगना चाहिए कि यू आर ऑन द ग्राउंड पर्सन, ठीक है। आपको ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसकी समझ होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए आपका आंसर। तो कैसे डेवलप करेंगे ये आंसर राइटिंग, वट एवर स्किल्स आई हैव टोल्ड यू, ये कैसे डेवलप होंगे? तो व्हाट आई से दैट दिस इज लाइक बास्केटबॉल। तो लेट्स से आई एम एन एक्सपर्ट बास्केटबॉल प्लेयर, ठीक है। तो मैं बहुत बास्केटबॉल प्ले करता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। तो एंड यू वांट टू लर्न बास्केटबॉल, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसे बास्केटबॉल फेंकना है। आई एम जस्ट टेकिंग यू एवरी डे टू द कोर्ट, और मैं आपको थ्रो नहीं करने दे रहा हूँ बास्केटबॉल। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू कि कैसे थ्रो करना है, कि इस एंगल से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ऐसे करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और यू आर जस्ट गोइंग एवरी डे टू द बास्केटबॉल लेके बैठ के सोच रहे हैं, यू आर जस्ट ट्राइंग टू थिंक हार्ड कि कैसे, किस एंगल से करेंगे, कैसे करेंगे तो आई विल एबल टू गेट पॉइंट्स, ठीक है। तो कैसे, तो दिस इज लाइक दिस। तो आप कितना, लेट्स से यू आर एवरी डे गोइंग टू कोर्ट एंड थिंकिंग फॉर 1 hour एवरी डे सिटिंग, कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। व्हेन यू विल थ्रो योर फर्स्ट बॉल, वो बास्केट में नहीं जाएगा, काफ़ी दूर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थिंकिंग कोई काम नहीं आएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस रेदर देन थिंकिंग। बाय टेकिंग बास्केटबॉल यू जस्ट स्टार्ट शूटिंग
एंड इन 1 मंथ यू विल सी द ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, आप काफ़ी अच्छा शूट करने लगेंगे बास्केटबॉल। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, लाइक दिस आंसर राइटिंग वर्क्स। आप हमेशा ये बैठ के सोचते मत रहिए कि ऐसे नॉलेज आ जाएगा काफ़ी अच्छा, देन आई विल राइट लाइक दिस, ऐसे फॉर्मेट बना लिया कि इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, कोई हेल्प नहीं करेगा। टू इम्प्रूव आंसर राइटिंग यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, आधा घंटा 1 घंटा शुरू में रोज आंसर राइटिंग लिखे, तो इन 2-3 months यू विल सी द ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन योर आंसर राइटिंग स्किल्स। तो ठीक है, तो यू डोंट जस्ट सिट एंड थिंक, यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। तो जैसे जैसे आंसर इंप्रूव करेंगे एंड ऑल्सो यू हैव टू लर्न टेक्निक। नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग, देन इफ आई एम टेलिंग यू, इफ आई एम एक्सपर्ट प्लेयर, नाउ इफ आई एम टेलिंग कि थोड़ा सा ऐसे नहीं ऐसे फेंक लो, तो नाउ दिस कैन हेल्प यू। तो इस तरह से आपको ऐसा नहीं कि आप ऐसे भूल ही जाएंगे कि मतलब वी आर राइटिंग एक्सलेंट आंसर, ऐसे एज्यूम नहीं कर लेना। वी ऑलवेज हैव टू ट्राई एंड इम्प्रूव, जहाँ पे भी हम लिख रहे हैं आंसर उसमें और सोचना है कि कैसे आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट जस्ट नॉट थिंकिंग दैट यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस। व्हाट यू कैन डू कि वहाँ सिक्योर पे गए, आंसर लिखा, यू सी अदर आंसर्स, और खुद से इवेल्युएट किया या किसी दोस्त को दे दिया इवेल्युएट करने। इवन IS बाबा के वो जो TLP पे, वहाँ पे इफ यू पोस्ट योर आंसर दे विल इवेल्युएट योर आंसर, तो वहाँ से आंसर इवेल्युएट कर देंगे, दे विल गिव यू सम सजेशन कि और आंसर को कैसे बेटर लिख सकते हैं। तो आंसर को हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करना है, बट इम्प्रूवमेंट विल हैपन ओनली व्हेन यू आर राइटिंग। सेकेंड पॉइंट इज दैट डोंट फॉल इन नॉलेज ट्रैप। नॉलेज ट्रैप क्या है कि आंसर राइटिंग मैनी पीपल जस्ट डोंट डू, बिकॉज वो सोचते हैं कि एक बार काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा ना, जो व्हेन वी विल नोइंग एवरीथिंग, ऐसा पढ़ लेंगे कि सब कुछ पता चल जाए, उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को करेंगे। प्रॉब्लम इज दैट यू विल नेवर रीच दैट स्टेज, ठीक है। तो नो वन नोज एवरीथिंग, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एवरी कोई एस्पिरेंट सारे दुनिया के सारे जितने टॉपिक्स हैं जिस पे UPSC क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है उसको जान जाए, ठीक है, ऐसा दिस इज नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकल। तो एंड फॉर एवरी क्वेश्चन यू विल बी नॉट बी नोइंग द आइडियल आंसर, ठीक है, वहाँ पे आपको मॉडल आंसर पता नहीं रहेगा, यू विल बी नोइंग समथिंग, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर दैट एट दैट मोमेंट, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो नो वन नोज एवरीथिंग, किसी को भी सब कुछ पता नहीं है। एट दैट मोमेंट वाट एवर यू आर एबल टू रिकॉल, उसको बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कीजिए, दैट शुड बी योर गोल, ठीक है। तो जितना आपको याद आ रहा है उस वक्त उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है, दैट शुड बी योर गोल। और इस तरह से आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। इंटरलिंकेजेस वी डिस्कस कि कैसे एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से इंटरलिंक करेंगे तो यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू राइट बैलेंस्ड आंसर। बैलेंस आंसर क्या है कि आप एक्सट्रीम में मत जाइए, ठीक है, बिकॉज देर आर मेनी ट्रिकी क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग नाउ। तो व्हाट विल हैपन दैट स्पेशली इन GS1 वो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं कि दे आर ट्राइंग टू चेक योर पोजिशन, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सेट करेंगे विच इज़ कंट्रोवर्शियल एक्चुअली, ठीक है, और क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होगा दैट विल इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टेटमेंट उसको आप अपोज कर रहे हैं करेंगे पेपर में, बट स्टेटमेंट ऐसे है कि उसमें लिखा हुआ है कि जस्टिफाई और एक्सप्लेन और कमेंट, ठीक है, और स्टेटमेंट इज टोटली टेकिंग यू इन द रॉन्ग डायरेक्शन। वी विल सी द सम ऑफ द क्वेश्चन कि कैसे वो ले जाते हैं। तो यहाँ पे यू हैव टू give your balanced answer, because UPSC is just not checking your knowledge but also checking your ability to make judgments। तो आप कैसे जजमेंट करते हैं, आर यू एबल टू अवॉइड द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम को आप अवॉइड कर पाते हैं, और क्या सही पोजीशन होना चाहिए, फॉर दैट आल्सो यू गेट द मार्क्स। तो जहाँ पे नॉट एवरी क्वेश्चन इज सेंसिटिव, तो बाकी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, जहाँ पे सेंसिटिव क्वेश्चन है, इट मे बी अबाउट कास्ट और रिलीजन और लाइक दीज टॉपिक्स, तो इन सेंसिटिव चीज़ों पे यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस, ठीक है। तो एक कंक्लूजन के थ्रू वी कैन ऑलवेज बैलेंस द आंसर। तो ऐसे एक बैलेंस आंसर लिखने का अप्रोच वी हैव टू डेवलप स्लोली। तो एक जस्ट फॉर्मेट आई विल डिस्कस कि कैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये जो है फॉर्मेट हमको फॉलो करना है फॉर ऑल द आंसर्स, मोस्ट ऑफ द आंसर्स। ये फॉर्मेट काफ़ी हद तक काम करती है एंड दिस इज़ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। तो एवरी टॉपर्स फॉलो दिस मेथड, तो आई विल रिकमेंड कि ऐसे फॉलो करना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या करना है, वाट एवर टर्म जो मेंशन किया गया है वहाँ पे क्वेश्चन में, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। इट शुड नॉट टेक मोर देन 20 to 30 वर्ड्स। जैसे कोई टर्मिनोलॉजी है उसको कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो दिस इज जस्ट फॉर ओपनिंग द क्वेश्चन। एट दिस पॉइंट यू आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं कि समटाइम्स यू कैन इवन एक्सप्लेन द क्वेश्चन, ठीक है। तो you can give some data, let's say
question is about the hunger problem of India. So you can just start the answer by giving your giving the statement that global hunger index में इंडिया का 103, this was the position and it was below even the countries like ईरान एंड बांग्लादेश. इस तरह से लिख सकते हैं. तो इससे क्या होता है, दिस द इंट्रोडक्शन इज जस्ट फॉर यू नो opening the question and arousing the curiosity of the examiner. ठीक है, एग्जामिनर को वो इंट्रोडक्शन पढ़ के आंसर में इंटरेस्ट आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि इसको आंसर पढ़ने का की इच्छा जनरेट होनी चाहिए. तो ऐसे क्या होगा कि इफ़ यू आर राइटिंग मुंडेन थिंग्स, ठीक है, तो ऐसे लिख रहे हैं हंगर इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, दिस इज वेरी मुंडेन स्टेटमेंट. ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है. दिस यू कैन डू ऑल्सो बाय रिलेटिंग इट टू करंट अफेयर्स. तो लेट्स हंगर में कुछ झारखंड में कुछ डेथ हुए थे, लेट्स अज्यूम कि उस समय ये क्वेश्चन अगर आता है तो यू कैन ऑलवेज राइट कि पीडीएस के फेलियर के कारण यहाँ पे झारखंड में हंगर का डेथ हुआ था. तो दिस शोज द severity of the hunger problem in India. So again now you are able to relate it with current. Somehow you have to arouse the curiosity of the examiner by the introduction. This should not take more, this should take one or two statement. ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Then you should move to the body. Body में क्या है? Body is the place where you will be answering the question. Question में जो पूछा गया specifically come to that. ठीक है, तो now क्वेश्चन में जो भी पूछा गया उसको हम बॉडी में आंसर करें. बॉडी को जो है उसको सब पार्ट में डिवाइड करना है, बिकॉज आई विल ऑल्सो सेइंग कि कैसे क्वेश्चन में 2-3 डिवीजन होते हैं. ठीक है, 2-3 सब पार्ट होते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना है और उसको एक सब हेडिंग दे करके पॉइंट वाइज में हमको आंसर लिखना है बॉडी पार्ट में. ठीक है, पॉइंट वाइज आपको एड्रेस करना है, जैसे कि लिखा हो स्टिक टू द कोर डिमांड, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया वहाँ पे जाना है और सब हेडिंग देना है और डायग्राम्स मैप्स वगैरह बना सकते हैं. और आई विल ऑल्सो शोइंग कि सम क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसको बॉडी में सब पार्ट में उसको आंसर करना है. वन एवर देयर इज वर्ड लाइक क्रिटिकल एग्जामिन, तो उसमें आपको बोथ साइड देना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड. एंड इवन इन द सेंसिटिव क्वेश्चन दैट आई एक्सप्लेन, उस तरह में आपको दोनों साइड देने की कोशिश करना है. ठीक है, उस तरह से आप देंगे और इन द कंक्लूजन यू ट्राई टू बैलेंस इट आउट. ठीक है, उसमें आपको बैलेंस करेंगे. और एग्जाम्पल आई टोल्ड कि जब भी एग्जाम्पल देंगे, इफ़ यू आर गिविंग द डेटा, इफ़ यू आर गिविंग द एग्जाम्पल्स, इफ़ यू आर मेकिंग डायग्राम्स, दीज ऑल थिंग्स विल इंक्रीज योर मार्क्स. आफ्टर एड्रेसिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन यू कम टू कंक्लूजन. कंक्लूजन में क्या करना है कि यू हैव टू कम बैक टू क्वेश्चन एंड एड्रेस इट डायरेक्टली. क्या होगा कि कभी कोई बॉडी में आंसर करते करते यू विल गिव वेरी डाइवर्स पॉइंट. उसके बाद क्या होगा कि देयर शुड बी ए फीलिंग ऑफ क्लोजर, एंड ऐसा होना चाहिए कि ऐसा लगे कि वॉट एवर पॉइंट यू हैव गिवन दैट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन. तो ये एक आर्ट डेवलप करना होता है. तो इसमें एक क्लोजर का सेंस होना चाहिए और एक ऐसे बोलते हैं कि एक थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक नोट पे होना चाहिए. नो वन लाइक्स टू रीड पेसिमिस्टिक और सार्कास्टिक और लाइक दोज स्टेटमेंट. ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट पढ़ के कोई पॉजिटिविटी नहीं आती. तो ऑलवेज राइट ऑन पॉजिटिविटी नोट. तो इवन इफ वी आर राइटिंग आंसर फॉर हंगर, तो लास्ट में ऐसे नहीं, इवन इफ वी आर ओपनिंग द क्वेश्चन विथ showing the severity of the hunger in the India, तो in the last conclusion you cannot leave it like कि बहुत ही serious problem है और we are not able to solve it in the 70 years. Don't give like these statement in the conclusion में you can give the schemes वगैरह का नाम ले सकते हैं. You can explain कि कैसे we have taken whatever steps we have taken कि कैसे हंगर रिड्यूस हुआ पिछले 10 साल में, और व्हाट वी आर प्लानिंग इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स कैसे हंगर रिड्यूस होगा. एक फ्यूचरिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि व्हाट दे आर सेलेक्टिंग इज ये एडमिनिस्ट्रेटर हमको अगर इस तरह से खाली क्रिटिसाइज करने वाला मिलेंगे जो कि वो कंसिडर कि एवरीथिंग इज गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट में कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, गवर्नमेंट में ऐसे लोगों की ज़रूरत है दो हु सीज द प्रॉब्लम, यू आर सीइंग द प्रॉब्लम and you are also able to look at the solution and you are optimistic that you will be able to implement those solutions. तो इसलिए whenever you are giving the conclusion this should be optimistic. तो I'll show you some questions. ये जो 2020 का जो ये मेंस हुआ है, this happened in the last week itself. तो इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसमें कैसे डिवाइड करना है क्वेश्चंस को और कैसे अप्रोच करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन GS1 का है, द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, डिस्कस.
तो इसमें रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करने के लिए बोल रहे हैं, और दिस आल्सो आस्किंग दैट कि ये हमारे नॉलेज को दिखाते हैं अर्ली इंडियन आर्ट का। तो नाउ इसमें दो पार्ट ऐसे करेंगे कि पहले पार्ट में यू ट्राई टू गिव डाइवर्स, जब बॉडी करेंगे उसमें दो डिवीजन करेंगे, रॉक कट आर्किटेक्चर का डिफरेंट डिवीजन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसमें क्या प्री हिस्टोरिक टाइम में रॉक कट आर्किटेक्चर थे, मॉडर्न टाइम्स में थे क्या, देन गुप्ता के टाइम में थे, व्हाट अबाउट दिस अजंता एलोरा, और इवन द उड़ीसा में जो भी है उदयगिरी खंडगिरी। तो एक डिफरेंट डिवीजन देने की कोशिश कीजिए, और उससे देन इन द सेकंड पार्ट यू ट्राई टू एड्रेस कि कैसे इससे हमारे नॉलेज के बारे में पता चलता है। इज देयर एनी इंस्क्रिप्शन ऑन दोज रॉक कट आर्किटेक्चर, डज इट डिस्कस अबाउट द रूलर्स ऑफ दैट टाइम। तो इस तरह से यू हैव टू डिवाइड दैट, एंड यू जितना आप डाइवर्स 4-5 पॉइंट आप देंगे डाइवर्स, और उसको आपको रिलेट कर पाएंगे कि कैसे उससे नॉलेज डेवलप हो रहा है, यू विल गेट मोर मार्क्स, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो वी आर एज्यूमिंग दैट एट दिस स्टेज यू डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसको कैसे एड्रेस करना है, एज्यूमिंग दैट यू डोंट नो द आंसर और यू डोंट हैव द कंटेंट टू राइट द आंसर। तो इसमें पाला पीरियड में जाना है, और उसमें लेट्स से इफ़ यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द पाला पीरियड, उसके रूलर्स के बारे में एक्सप्लेन करें, उसके टाइम पीरियड के बारे में बता रहे हैं, एंड यू आर नॉट रिलेटिंग टू द बुद्धिज्म, हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पाला पीरियड को बुद्धिज्म से रिलेट कीजिए, कि कैसे बुद्धिज्म कहाँ पे नालंदा और विक्रमशिला में डेवलप हुआ, उससे कैसे तिब्बतन लिंकेज निकला, दिस ऑल हैपेंड इन पाला पीरियड। बहुत सारे जो न्यू नॉलेज हैं वो डेवलप हुए, इवन द फॉरेन ट्रेवलर्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। तो उसमें कैसे मतलब आप इंटरलिंक करके बुद्धिज्म कैसे डेवलप हो पाला पीरियड में, द मोर यू आर एबल टू सो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी, दीज आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, और ये सब आप स्टैंडर्ड बुक्स वट एवर आई हैव डिस्कस इन द दैट स्ट्रेटजी वीडियो फॉर दिस योर आर्ट एंड कल्चर, और ये दोनों आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है फर्स्ट दोनों, यू कैन डू इट दिस फ्रॉम फाइन आर्ट 11 क्लास के एनसीईआरटी, यू विल गेट द कंटेंट आफ्टर रीडिंग फॉर द प्रीलिम्स। और जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, तो लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी और इम्प्लीकेशन, तो इसमें क्या करना है, अगेन यू हैव टू डिवाइड दिस क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स की लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए। तो इसमें जैसे कि बंगाल का डिवीजन हुआ, यूनिवर्सिटी पे क्या क्या पॉलिसी थे, तो मोर पॉलिसीज यू आर एबल टू एक्सप्लेन, और उसके इम्प्लीकेशन क्या हुए नेशनल मूवमेंट पे, मोर मार्क्स यू विल गेट लाइक दिस। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। यूजुअली क्या होता है कि कभी कभी 2-3 लाइन का भी क्वेश्चंस आते हैं हमको। दिस इज द क्वेश्चन फॉर जीएस पेपर 2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज ए नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीड्यूर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, कमेंट। तो इसमें बोल रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन जो है उसका जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस, आफ्टर रीडिंग दैट स्टेटमेंट इट अपीयर्स कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट यू हैव टू गिव कि अभी क्या प्रोसीड्यूर है डिस्क्वालिफिकेशन का, ठीक है। उसमें जो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्यूर है, यू विल बी नॉट बी राइटिंग ऑल द डिस्क्वालिफिकेशन, बट उसमें जो जो याद आएगा और जो भी कॉम्प्लिकेटेड वाला ज़्यादा याद आएगा दैट यू राइट, एंड देन यू एक्सप्लेन कि कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको दो पार्ट में डिवाइड करके this is how you have to write. Again, the question number 2 is the recent amendment to RTI Act will have a profound impact on the autonomy and independence of Information Commission. तो RTI Act में कुछ amendment हुआ था। तो if you are following the current affairs for the last 1-2 years, तो इसमें these are very basic questions, और even secure में इस तरह के question set किए जाएंगे, तो you will not find any difficulty while answering in the mass। और तो यू हैव टू अगेन डिवाइड, दो चीज़ें करनी है। पहला यू हैव टू शो द कि क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, जो भी अमेंडमेंट 4-5 वहाँ पे याद आ रहे हैं वो लिखना है, एंड देन इन द सेकंड पार्ट यू हैव टू एक्सप्लेन कि कैसे उससे ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस जो है वो हार्म हो रहा है, और उसमें क्या इशूज आ रहे हैं, उस इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना। आई विल ऑल्सो ट्राई टू शो यू सम आंसर शीट कि कैसे करना है, तो जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड। I'll show you my answer sheet कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। 2-3 क्वेश्चन विल लुक एट।
तो राइट नाउ आई डोंट हैव आंसर शीट, तो अभी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आई विल सेंड दीज आंसर शीट, मेरा आंसर शीट जो है आई विल सेंड यू इन द दैट ग्रुप। उसमें यू कैन सी द कैसे उसको आंसर को अप्रोच किए हैं। तो वहाँ से यू कैन टेक सम सजेशन, वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और दूसरा, now now you can see the slide again, right? तो if one of you can confirm कि slide दिख रहा है ना अभी? ओके। Yes, sir. तो व्हाट आई विल से दैट कि ड्यूरिंग द मेंस प्रिपरेशन क्या होता है कि काफ़ी डिफिकल्ट फेज होता है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि आई विल टेल यू माई स्टोरी कि मेंस के 40-50 दिन पहले ऐसे लग रहा था कि काफ़ी डिफिकल्ट है ये, मतलब बहुत सारा सिलेबस है और पहला अटेम्प्ट है, आई विल नॉट बी एबल टू फिनिश, ऐसे लग रहा था। आई वाज फीलिंग लाइक क्विटिंग। देन आई रेड दिस मैसेज, दिस इज फ्रॉम द ब्लॉग ऑफ सौम्या शर्मा। तो उनका ब्लॉग पे पढ़ा तो व्हाट हैपेंड कि व्हेन शी गेव हर अटेम्प्ट इन द 2017, तो 2017 में जब वो अटेम्प्ट दे रही थी तो सी प्रिपेयर्ड वेरी वेल। और जब एग्ज़ाम का टाइम आया, मेंस का टाइम आया, तो सी गॉट एक्सट्रीमली सिक। और उनके उसके बाद वो ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहे थे। सी वॉज इन द हर व्हीकल, उनके गाड़ी में जो थे, ड्यूरिंग द GS1 और 2 के बीच में क्या होगा, ड्यूरिंग द ब्रेक सी विल कम टू हर व्हीकल और वहाँ पे उनको सिरिंज लगाए जाएंगे, वहाँ पे उनको ये ग्लूकोज दिए जाएंगे। दिस वाज द सिचुएशन, सी कुड नॉट मूव हर हैंड, बहुत डिफिकल्टी आया था, बट स्टिल सी क्लियर द एग्जाम एंड विथ वेरी गुड रैंक लाइक 9, ऐसा कि कुछ रैंक आया था। तो वहाँ से सी डिड, आई थॉट कि मतलब इतना डिफिकल्ट टाइम था, ऑल्दो देन ऑल्सो सी कुड क्लियर द एग्जाम। तो आई थॉट कि वाई शुड नॉट आई ट्राई एंड गिव माई बेस्ट, और आई गिव माई बेस्ट फॉर द लास्ट 50 days और आई वॉज एबल टू क्लियर द मेंस ऑल्सो। तो इसलिए आई ऑलवेज से कि नो बडी कैन क्लियर यूपीएससी इजीली, ये काफ़ी आसानी से नहीं हो सकता है यूपीएससी, ठीक है। इवन ड्यूरिंग प्रीलिम्स, अगर आपने प्रीलिम्स अच्छे से कर लिया तो कभी मेंस में ऐसा फील होगा कि यू आर फार बिहाइंड अदर पीपल्स और काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है प्रिपेयर करना। तो दिस सिचुएशन यू विल फेस, इस तरह के आपके मूड चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट योर नॉलेज, टेस्टिंग योर ऑफ योर नॉलेज, दिस इज ऑल्सो टेस्टिंग अबाउट योर अदर क्वालिटीज ऑफ पर्सनैलिटीज। अदर क्वालिटीज क्या चाहिए कि व्हेन सिचुएशन गेट्स टफ, ठीक है, जब सब कुछ इतना डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं सकता अब, ठीक है, एट दैट मोमेंट व्हाट हैपेंस, तो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। वन वन विल से कि चलो भाई उस स्टेज पे, दैट स्टेज आई वाज जहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था एंड आई वाज फीलिंग दी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल अब मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो वहाँ पे देयर कुड बी वन पर्सनैलिटी टाइप हु विल क्विट, बोलेंगे कि ठीक है यार, अगले साल अब अच्छे से तैयारी करके और अगला अटैम्प्ट देंगे और उसमें पूरा अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आई विल नॉट लीव एनी स्पेस, और अभी तो टाइम मिला नहीं और आई विल जस्ट कंसोल माई सेल्फ, दैट इज़ द पर्सनैलिटी टाइप, ठीक है। एक तरह से क्विट कर देंगे उस मोमेंट पे, बोलेंगे अभी तो नहीं हो पा रहा है, छोड़ देते हैं। सेकंड पर्सनैलिटी टाइप विल कम, ही विल से कि अभी क्या होता है कि चलो नहीं हो रहा है तो विल डबल द एफर्ट, ठीक है, जितना कर रहे हैं उसका डबल करेंगे एंड लेट्स सी इवन इफ यू फेल वी विल हैव नो रिग्रेट्स। तो इस तरह से दैट इज द पर्सनैलिटी टाइप यूपीएससी इज लुकिंग फॉर। तो जब सिचुएशन काफ़ी टफ हो जाए तो यू डोंट बैकअप फ्रॉम द सिचुएशन, यू डबल योर एफर्ट, आप अपने एफर्ट को बढ़ा देना है। तो परसिवरेंस जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू अनलॉक द गेट्स ऑफ यूपीएससी सीएससी। तो आपको परसिवेयर करना है, कितना भी टफ प्रोसेस हो जाए, यू डोंट हैव टू क्विट, अनलेस यू क्विट यू विल नॉट फेल, ठीक है, दैट आई कैन से फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो अगर आप कंटिन्यूसली इस पे काम करते रहेंगे, और खास करके प्रीलिम्स और मेंस के बीच का स्टेज काफ़ी वो होता था, मतलब एग्जॉस्टिंग होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई वुड डू कि डेली मैं 2.5 से 3 घंटे आई वाज डूइंग जस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैं ये डेली एक पेपर लूँगा जीएस का, मैं खुद से पेपर बनाऊंगा और उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और डेली ये 2.5 से 3 घंटे व्हाट आई डिड, आई रोट आंसर्स फॉर लेट्स से, मतलब एक बंडल पूरा खरीदा था वो A4 शीट का, उसमें 5-6 जो भी वो 500 पेज का सीट रहता था। आई फिल्ड ऑल दोज पेपर, उस सारा पेपर में आंसर लिख के ख़त्म कर दिया। डेली एक
50 पेज का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कर करके मतलब दैट वाज द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट आई पुट इन। तो क्या हुआ कि व्हेन आई वेंट और दूसरे लोगों को देखा, तो व्हाट दे हैड डन कि दे हैड डन लाइक 12-15 टेस्ट का टेस्ट सीरीज उन्होंने लिया था। दे हैड सॉल्व दे वर सॉल्विंग 1-2 टेस्ट पर वीक, and what I was doing, I was writing one test for every day. So every week I was writing for 7 tests, and other people were writing for 2 tests. So you can see the difference in the amount of effort that I was putting in. So that is what translates into result. तो इस तरह से you have to increase the effort, बहुत ज़्यादा effort को increase करना है, and you have to do एग्जॉस्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये जब स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस के पीछे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आंसर राइटिंग को करना है आपको। आई विल डिस्कस द लास्ट वन टॉपिक ऑफ टुडे कि ये मेथड ऑफ लोकी क्या होता है। दिस आई यूज एक्सटेंसिवली इन मॉडर्न हिस्ट्री एंड इन माई ऑप्शनल। तो ये क्या होता है कि व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ फैक्चुअल थिंग्स टू रिमेंबर, ठीक है, जब आपको बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें याद करनी होती है, तो दिस टेक्निक कैन बी हेल्पफुल। तो दिस इज वेरी फेमस टेक्निक, और आई यूज्ड इट वेरी एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग द प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वहाँ पे जैसे क्या होता था कि इनमें ऑप्शनल देयर वर मेनी थिंकर्स के नाम आते थे, एंड दे वुड से डिफरेंट थिंग्स, और उसके उनके स्टेटमेंट को याद करना होता था। तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इफ़ यू आर फॉर वन क्वेश्चन यू आर डूइंग 5 थिंकर्स, और इस तरह से 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यू हैव 250 थिंकर्स, और उसके सारे सबों का नाम याद करना, फॉरेन नेम है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स एंड व्हाट ही इज टेलिंग अबाउट ए पर्टिकुलर थिंकर। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक विच वाइज व्हेन यू विल बी रीडिंग स्पेक्ट्रम, उसमें जब आप याद करने की कोशिश करेंगे, तो लेट्स से द इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, उसमें 7-8 मूवमेंट होंगे, उसमें डिफरेंट नाम होगा, डिफरेंट रीजन से वो लोग होंगे, और उनका समटाइम्स पर्पस ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट विल बी स्लाइटली डिफरेंट। तो इस तरह से एग्जैक्टली कौन सा मूवमेंट था, उसमें कौन से लोग एसोसिएटेड थे, और उनका क्या पर्पस थे, इसको पूरा याद करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। यू विल फॉरगेट कि ये वाला मूवमेंट कौन सा था और दूसरा वाला कौन सा था। तो यहाँ पे मेथड ऑफ लोकी और मेमोरी पैलेस टेक्निक यू कैन यूज। तो इसके लिए क्या करना होता है कि यू हैव टू इमेजिन ए प्लेस, ठीक है। तो यूजुअली हमें क्या होता है कि हमारा आवर माइंड इज़ वेरी गुड विथ पिक्चर्स बिकॉज वट एवर प्लेस आई एम टेलिंग यू, लाइक आई विल टेल यू दिल्ली, तो what विल फ्लैश इन योर माइंड कि दिल्ली के बारे में आपको जो भी पिक्चर है वो याद आएंगे, बिकॉज वी कैन नॉट टेक इन वर्ड्स हमारे माइंड में रहते नहीं हैं। वी कैन ऑलवेज रिलेट द वर्ड विथ पिक्चर्स। तो अभी क्या होता है कि इन दिस पिक्चर इटसेल्फ द देयर आर पैलेसेस, ठीक है। तो इस पैलेस को हमको यूटिलाइज करना है फॉर रिमेंबरिंग पर्टिकुलर थिंग्स। कुछ चीज़ों को हमको याद करना है जो कि डिफ़िकल्ट हो रहा है अदरवाइज, उसको हम इस प्लेस पे रख के याद करेंगे। लाइक दिस टेक्निक यू कैन रिमेंबर बाय 2 मेथड्स, ठीक है। पहला जो कि द प्लेस यू ऑलरेडी नो, लेट्स से कि हम जिस रूम में रहते हैं, वी आर वेरी वेल वर्स्ड विद दैट रूम, वी रिमेंबर कि हमारा बेड कहाँ पे है, फिर टेबल कहाँ पे है, रैक कहाँ पे है, चेयर कहाँ पे है। तो यू ऑलरेडी हैव प्लेसेस बिल्ड इन योर माइंड। तो आपके माइंड में ऑलरेडी प्लेस बना हुआ है, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू यूटिलाइज दोज प्लेस। तो फॉर कीपिंग रैंडम थिंग्स, लेट्स से वी हैव टू रिमेंबर कि 5 पर्सन क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन सम पर्सन, योर फ्रेंड, कोई फ्रेंड है, उसका आप नाम चेंज कर सकते हैं, और यू कैन इमेजिन कि ही इज सेइंग अबाउट द थिंकर दिस थिंग, ठीक है। लाइक मूवमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, और वहाँ पे क्या मूवमेंट में यू कैन चेंज ऑलवेज रिलेटिव विद द थिंग्स यू ऑलरेडी नो। जैसे आप दोस्त को जानते हैं, वहाँ पे यू कैन कीप हिम एंड यू कैन इमेजिन कि वो कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो दिस कन्वर्सेशंस, हम लोग कन्वर्सेशंस और फोटोज, प्लेस, ये काफ़ी आसानी से याद कर पाते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो ऑलरेडी जो मेड हैं आपके मेमोरी पैलेसेस माइंड में, आपके गांव के बारे में होंगे, आपके शहर के बारे में होंगे, यू विल रिमेंबरिंग कि आपका घर कहाँ से शुरू होता है, आपके नेक्स्ट में घर कौन है, उसके नेक्स्ट में कौन सा घर है। तो दीज आर ऑल मेमोरी पैलेसेस। एट दिस प्लेस यू कैन कीप स्पेसिफिक थिंग्स, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं, और उसको एक तरह से रिलेट करना होता है विथ रियलिस्टिक थिंग, ठीक है। अब वहाँ पे आप वर्ड को रखेंगे तो नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ को उसको रियलिस्टिक फॉर्म में बना के आपको रखना होता है।
इस तरह से करेंगे तो यू कैन स्टोर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड कि मैंने जो पॉलिटिकल साइंस का था, मैनी मैनी पार्ट्स ऑफ इट आई वाज एबल टू स्टोर इट इन द मेमोरी प्लेसेस, ठीक है। तो व्हेन आई वाज राइटिंग द मेंस एग्जाम, तो इट वाज लाइक बिकॉज आई यूज माई, बिकॉज मेरा बचपन काफ़ी विलेज में ही गुजरा था, तो आई हैड वेरी आई वाज वेरी वेल वर्स विद द ऑल द प्लेसेस इन द विलेज, और मैंने बड़ी गली को मैंने यूटिलाइज कर दिया फॉर कीपिंग द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ माई ऑप्शनल। तो इस तरह से मैंने इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ स्टोर कर लिया था। तो व्हेन आई वाज राइटिंग द मेंस एंड पॉलिटिकल साइंस पेपर, इट वाज लाइक वॉकिंग इन द विलेज, इट वाज सो मच इजी, ठीक है। तो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिकॉल करने में, जहाँ पे चीज़ें मिक्स होने की चांसेस थे, जहाँ पे याद नहीं आने का संभावना था, इट वाज डिफिकल्ट टू रिकॉल दोज थिंग। तो इट वाज सो इजी कि आई वुड जस्ट इमेजिन आई वाज वॉकिंग इन द विलेज एंड आई वाज एबल टू रिकॉल एवरीथिंग, और बहुत ही आसानी से उसको मैं लिख पाया। तो दिस विल कम विथ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। और ऑल्सो कि एक तो जो ऑलरेडी नॉन प्लेस है, दूसरा क्या होता है, इवन आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर यू कैन डेवलप द मेमोरी प्लेस। लाइक आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर यू कैन डेवलप, देयर आर 5 प्लेस यहाँ पे जैसे डेवलप किया है। देयर इज 1 सोफा, 1 टेबल, 1 बिगर सोफा एंड ए टेबल लैम्प एंड ए फायर प्लेस। तो इस तरह से यू कैन कीप डिफरेंट, थोड़ा देर आप पिक्चर को देखेंगे तो यू कैन जनरेट दोज स्पेस, और वहाँ पे चीज़ों को रख सकते हैं। एंड ऑल्सो इसी से इम्पॉर्टेंट कि 2-3 बार आप उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। अपने चीज़ों को वहाँ पे रखा, देन यू हैव टू रिकॉल दैट। तो 2-3 बार करेंगे तो यू विल रिमेंबर दिस फॉर ऑल द टाइम, मतलब कि बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चीज़ें चली जाती है। तो लाइक दिस इवन विथ पिक्चर्स नई मेमोरी प्लेस आप बना सकते हैं। जैसे कि लेट्स से वन एग्जांपल आई एम शोइंग कि कैसे मैंने मेमोरी प्लेस जनरेट किया था। तो जैसे दैट इज रेगुलेटिंग एट 7073, तो दिस इज पॉलिटी में आपको 11-12 एक्ट हैं जो कि आपको पहले जो कि रेगुलेशंस आए थे बिफोर 1947, जो कि इंग्लिश में लाए थे, उनको हमको याद करना पड़ता है, उसमें कंटेंट को याद करना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज यूपीएससी इज सेटिंग 1 क्वेश्चन एवरी ईयर फ्रॉम दैट टॉपिक। तो इसमें आपको अब 11 एक्ट्स है, उसमें कौन से एक्ट में क्या चीज़ें हैं, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है एंड मिक्सिंग अप का काफ़ी चांस होता है, ठीक है। 1773 में क्या था और 1781 में क्या था, 1793 में क्या था, देर इज ऑलवेज चांस कि मिक्सअप हो जाए। तो इसके लिए व्हाट यू कैन डू कि डिफरेंट मेमोरी प्लेसेस पे ये डिफरेंट एक्ट्स को आप रख सकते हैं। आई एम जस्ट शोइंग कि वन एक्ट को कैसे, जैसे 1773 को कैसे मैंने कैसे रखा था। तो 1773 एक्ट इज फेमस फॉर सेटिंग अप ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। तो आई सर्च इन द गूगल सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एंड दिस इज एक्चुअली द पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कलकत्ता में स्टेब्लिश हुआ था। तो दिस पिक्चर वी कैन इजिली रिमेंबर वहाँ पे। देन आई रिलेटेड इट कि ये जो है 1773 एक्ट के लिए आई विल यूटिलाइज दिस मेमोरी प्लेस। तो मेमोरी प्लेस में सबसे पहले प्लेस जनरेट किया, लाइक दिस इज सेंट्रल टावर। तो यहाँ पे दिस आई जनरेटेड, लेट्स से दिस इज मेमोरी प्लेस 1। तो यहाँ पे आई रिमेंबर्ड कि ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1773 एक्ट में क्या हुआ, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, और बॉम्बे मद्रास जो हुआ वो सबऑर्डिनेट हो गया बंगाल का। दिस इज हाउ आई हैव यूटिलाइज दिस मेमोरी प्लेस, ठीक है। लेट्स मूव टू सेकेंड मेमोरी प्लेस। सेकेंड मेमोरी प्लेस अबाउट दिस स्टैट्यू। यहाँ पे अब स्टैट्यू है, तो यहाँ पे आई विल इमेजिन दैट दिस पर्सन इज वारेन हेस्टिंग। तो क्या हुआ कि और ही हैज बीन मेड गवर्नर जनरल। तो क्या हुआ कि दिस एक्ट, दिस regulations transform the institution of this governor to governor general, and first governor general was Warren Hastings. Let's say move to the third memory place. तो जैसे कि इन दैट एक्ट व्हाट हैपेंड कि वहाँ पे प्राइवेट ट्रेड और पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब लेने से बैन कर दिया था। तो दिस इज जस्ट नो हॉर्न साइन, बट आई वाज रिलेटेड टू कि देयर इज नो प्राइवेट ट्रेड एंड देयर इज नो ब्राइब। सो दिस इज लाइक देयर इज नो सेंस टू इट, कोई सेंस नहीं है, बट दिस इज वेरी इफेक्टिव मेथड टू रिमेंबर। लाइक दिस आई पुट 1-2 मोर थिंग्स कि वहाँ पे जज थे, उसके 3 थे। इस तरह से यू कैन जनरेट लाइक 7-8 मेमोरी प्लेस इजीली इस प्लेस पे आप जनरेट कर सकते हैं। और इस तरह से आप मेमोरी प्लेस को जनरेट कर लेंगे। आफ्टर यू कैन सर्च योर आइज एंड जस्ट रिकॉल कि इस मेमोरी प्लेस पे क्या था, एंड यू कैन इजीली रिकॉल कि 1773 एक्ट में कैसा था। इस तरह से इफ यू कैन मेक द मेमोरी प्लेस फॉर ऑल 11 एक्ट, यू विल नेवर फॉरगेट कि इस एक्ट में क्या था, और यू कैन ऑलवेज रिमेंबर। इस तरह से कभी कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इन दिस वे यू कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। दिस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये और ज़्यादा डेवलप होता जाएगा। तो इस तरह से दिस इज़ वेरी प्रूवन मेथड टू रिमेंबर। तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट वेरी लॉजिकल, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ लॉजिक है एंड यू विल लर्न सम लॉजिक एंड ऑल। दिस इज जस्ट फॉर रिमेंबरिंग वेरी क्रूड इन्फॉर्मेशन जो कि अदरवाइज याद करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है।
तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो अबाउट द आंसर राइटिंग. इसको लेकर के इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस नाउ यू कैन आस्क. So there are no questions related to this. I hope so. So I hope that you have understood this, and Ansita, Dinesh, and Nampriya, you all have understood this, and Rupal and Braj. These are the 5 people we have now. So uh, yeah. Yes, So sir. recording of this session will also be available. You can also check anytime. So thank you for joining this session, and have a good day. And we'll meet next week for with the new topic. All right. Okay. Thank you.